हाँ, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था शेयर मार्केट्स के बारे में। कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं अपन, और कैपिटल मार्केट के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो कौन सा होता है? जहां पर पहली बार जो सिक्योरिटीज हैं वो जारी की जाती है। पहली बार अगर कोई प्रतिभूति जारी होगी तो किस बाजार में होगी? प्राइमरी मार्केट में जारी होगी, और वहां से हम उसको खरीद सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट का ना तो कोई नाम होता है ना कोई इसका स्थान होता है, क्योंकि कंपनी सीधे ब्रोकर के माध्यम से जो है वो सिक्योरिटीज को बेचती है। और इसके अंदर कुछ प्रोसेस जो है उनका प्रयोग किया जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर जो है वो सामान्य जनता के लिए वो जारी करती है, तब उसको अपन आईपीओ कहते हैं। और ये जो आईपीओ होता है, इस आईपीओ को लाने के लिए कंपनी क्या करती है? पहले अनुमति लेती है। किससे? सेबी से। सेबी में एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराती है, उसमें अपनी सारी डिटेल्स देती है, और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट जो अप्रूव हो जाता है तब वो सेबी उसको कहती है कि आप आईपीओ ला सकते हो। फिर उसके बाद में आईपीओ की थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसका एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। टाइमलाइन में क्या डिसाइड करते हैं? तो एक तो ये बताते हैं कि आप कब से कब तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस दिन को आईपीओ ओपन होगा और किस दिन को वो क्लोज होगा। तो जैसे अपन एग्जाम के लिए जो अप्लाई करते हैं, बस लगभग वैसा ही कि एग्जाम का फॉर्म इस तारीख से इस तारीख के बीच भरा जा सकता है, तो वैसे आईपीओ के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है? एक समय सीमा के बीच में जो है अप्लाई किया जा सकता है। फिर अप्लाई करने के लिए वो एक प्राइस का भी बताते हैं कि ये न्यूनतम प्राइस होगी और ये मैक्सिमम प्राइस होगी। फिर सारे एप्लीकेशन लेने के बाद में एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, और उस दिन निकालते हैं लॉटरी, और लॉटरी के माध्यम से उसका अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। फिर जिनको अलॉटमेंट हो गया, प्राइमरी मार्केट में मिल गया, उनके पास तो मिल गया। जिनको नहीं मिला वो खरीदने के लिए कहां से खरीद सकते हैं? सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। और जिनके पास में है वो कहां बेचने जाएंगे? अब सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे। तो ये सेकेंडरी मार्केट में फिर वापस लेन देन जो है वो लेन देन होती है। फिर कंपनी जब शेयर जारी करती है तो हो सकता है कि एक साथ सारे शेयर ना जारी किए, उसके कुछ समय बाद एक बार आईपीओ लिया है, उसके कुछ समय बाद कुछ और एडिशनल शेयर जारी कर दे, तब उसको कहते हैं एफपीओ। फिर अगर कंपनी शेयर मार्केट में थोड़ी पुरानी हो गई है और उसके बाद में क्या कर सकती है? वो शेयर्स जारी कर सकती है, परंतु वो जो शेयर्स होते हैं वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही है। पहले से जो कंपनी के शेयर धारक है उन्हीं के लिए होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको राइट इशू कहते हैं। तो इस तरीके से राइट इशू काम करता है। और फिर जो शेयर के माध्यम से जो पैसा कंपनी को मिलता है उसको कहते हैं हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने की अनुमति आपको दी गई है। दूसरा इशूड कैपिटल, जितने के शेयर्स कंपनी ने जारी किए। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने के आवेदन आपको प्राप्त हुए। आवेदन जो है वो इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर इशूड कैपिटल से ज्यादा है तब तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या आईपीओ क्या हो गया है? ओवर सब्सक्राइब। और अगर वो कम है तो अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो फिर इसके बाद में अगला आता है, वो आता है पेड अप कैपिटल, कि भाई वो लॉटरी वगैरह हो चुकी है और अब फाइनली कंपनी को पैसा ऐसा मिल गया है। तो कंपनी को फाइनली जितना पैसा मिलता है उसको अपन कहते हैं पेड अप कैपिटल। फिर ये जो आईपीओ लाते हैं तब एक प्रक्रिया और होती है जिसको कहते हैं अंडर राइटिंग, कि आईपीओ का अंडर राइटिंग करवाई जाती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी वित्तीय संस्था से। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट बैंक से इसको अंडर राइट करवाते हैं। उसमें ये जो अंडर राइटर होता है वो क्या करता है? वो जनता को विश्वास दिलाता है कि भाई कंपनी एकदम ठीक है और आप इसमें जो है निवेश करो। साथ साथ में इस बात का, खासकर इस बात का विश्वास दिलाता है कि इस कंपनी का जो आईपीओ होगा वो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता, यानी अंडर सब्सक्राइब रह जाता है, तो जितने बचे हुए शेयर हैं वो सारे कौन खरीद लेगा? ये अंडर राइटर जो है अंडर राइटर उसको खरीद लेगा। इसकी बदले में वो अंडर राइटिंग की फीस चार्ज करता है। इसके बाद में होती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होती है? तो आईपीओ को जब लाया जाता है तो उसका एक तो न्यूनतम और अधिकतम कीमत जो है निर्धारित करते हैं। और ये कैसे करते हैं? एक सर्वे के माध्यम से। एक सर्वे करवाते हैं, सर्वे के माध्यम से जो है उसका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करते हैं, और इसी के माध्यम से, बुक बिल्डिंग के माध्यम से ही उसका आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। तो ये होती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के बाद में फिर अपन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में दो मुख्य सेकेंडरी मार्केट है। सबसे पहला तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जो है वो कब स्थापित हुआ था? ये 1875 के अंदर, 1875 के अंदर। और कहां लोकेटेड है? बॉम्बे में। दोनों ही बीएसई एनएसई दोनों कहां पर है? दोनों ही बॉम्बे के अंदर जो है। इसीलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का, बॉम्बे इसलिए नहीं कहा जाता है, भारत की वित्तीय कैपिटल कहा जाता है।
भारत, मुंबई को बॉम्बे कहा जाता है। अरे वाह। तो मुंबई जो है वो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। फाइनेंशियल कैपिटल क्यों है? क्योंकि पैसों वाले सारे काम कहाँ होते हैं? वो मुंबई में ही होते हैं। कि भाई आरबीआई है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। बीएसई एनएसई कहाँ है? ये मुंबई के अंदर है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो मुंबई के अंदर है। पैसे वाले सारे काम है वो कहाँ हो रहे हैं? वो मुंबई के अंदर होते हैं। तो फिर ये जो बीएसई है ये टर्नओवर और मार्केट कैपिटल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो शेयर बाजार है। ये मार्केट कैपिटल क्या होती है? मार्केट कैपिटल का मतलब होता है जितने शेयर की संख्या गुणा शेयर की अभी क्या कीमत चल रही है, वर्तमान में शेयर की क्या कीमत चल रही है, उसको कहते हैं अपन मार्केट कैपिटल। और ये जो बीएसई है वो कौन से निवेशकों के बीच में ज्यादा प्रचलित है? रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा इसमें निवेश करते हैं, और ज्यादा निवेश करते हैं तो इसलिए इसमें लेन देन की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ट्रांजैक्शन के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा है। ठीक है। और फिर इसका एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि है सेंसेक्स। सेंसेक्स होता है सेंसिटिव इंडेक्स। क्या बताता है ये सेंसेक्स? सेंसेक्स क्या बताता है? अखबार में कई बार आता है सेंसेक्स लुढ़का, 1000 अंक लुढ़क गया। कहां से लुढ़क गया? या सेंसेक्स 1000 अंक जो है वो चढ़ गया है, सेंसेक्स में 1000 अंक की तेजी। अखबार में आता है ना कई बार, अखबार में न्यूज में ऐसे सुनते हैं सेंसेक्स में 1000 अंक की तेजी, 2000 अंक की तेजी। तो ये क्या तेजी मतलब क्या है? क्या हो गया? भूकंप आ गया क्या? कोई ज्वालामुखी फट गया है? क्या हो गया है? इसका अर्थ क्या समझते हैं अपन? जब ऐसी कोई न्यूज पढ़ी तो दिमाग में क्या पिक्चर बनी कि भाई क्या समझे इस बात से? ज्यादा लेन देन हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। तो मार्केट बढ़ रहा है मतलब क्या? मार्केट का शेयर की प्राइस बढ़ रही है। कौन से शेयर की प्राइस बढ़ रही है? किस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रही है? एवरेज ऑफ टॉप 50, टॉप 30। सेंसेक्स जो है वो क्या बताता है? सेंसेक्स बताता है कि जो बीएसई में लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसके शेयर हम कहां से खरीद सकते हैं? बीएसई से खरीद सकते हैं। अब बीएसई में हजारों कंपनियां, वैसे 5-6 हजार कंपनियां हैं। अब बीएसई के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें से आप 30 बड़ी कंपनियां निकाल लो। कितनी कंपनियां हैं? 30। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे करते 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 कितनी? 30। और ये फर्स्ट सेकंड ये किस आधार पर निकाल रहे हो? ये निकालेंगे मार्केट कैपिटल के आधार पर। मार्केट कैपिटल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम कैप। मार्केट कैपिटल बाजार पूंजी। बाजार पूंजी क्या होती है? कितने तो आपके शेयर हैं गुणा आपके शेयर्स की कितनी कीमत चल रही है। ठीक है। तो इसके आधार पर 30 कंपनियां निकाल लो। इन 30 कंपनियों की जो शेयर की कीमतें हैं उसमें औसत उतार चढ़ाव कितना हुआ है? कि भाई 30 कंपनियों के अंदर हो सकता है कि जैसे मान लो ये सबसे नंबर 1 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फिर हो सकता है कि टीसीएस है, फिर कोई एसबीआई बैंक है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कंपनियां जो है वो है। अब इसमें कुछ कंपनियों के तो शेयर्स बढ़ सकते हैं कि साहब रिलायंस का बढ़ गया, टीसीएस का शेयर भी बढ़ गया। फिर उसके बाद में कोई एक कंपनी हो सकती है जिसके शेयर क्या हो गए? कम हो गए। फिर इसका थोड़ा ज्यादा कम हो गया, इसका थोड़ा कम हुआ है, फिर ये इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इन सब का क्या निकालना है अपन को? एवरेज। 30 का अपन को निकालना है एवरेज। इसका जब एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस 1000। 1000 पॉइंट क्या है? ये ऊपर, मतलब प्लस 1000 में पहले जितना एवरेज निकाला था और ये अभी निकाला है, इन दोनों के अंदर अंतर कितना है? 1000 का। तो अपन ये कह देंगे कि सेंसेक्स जो है वो 1000 अंक ऊपर हो गया। सेंसेक्स का 1000 अंक ऊपर जाना है, इसका मतलब क्या है कि बीएसई में लिस्टेड जो 30 बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर की कीमतें जो है औसत रूप से क्या हो रही है? वो बढ़ रही है, औसत रूप से बढ़ रही है। अब उनके शेयर की कीमतें अगर औसत रूप से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। लोग खरीदना चाहते हैं मतलब लोग निवेश करना चाहते हैं, और लोग निवेश करना चाहते हैं तो लोग कब निवेश करना चाहेंगे? जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कि भाई ये रिलायंस है, इस रिलायंस को प्रॉफिट हो रहा हो, टीसीएस को प्रॉफिट हो रहा हो, अभी भी हो रहा हो, और ऐसा भी लगे कि नहीं भविष्य में भी इसको प्रॉफिट होगा, तब लोग इसके शेयर को खरीदेंगे। और अगर ये सेंसेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोगों का रुझान या लोगों का जो इसके प्रति सोचना है वो कैसा है? बहुत सकारात्मक है। तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक मान सकते हैं कि भाई लोगों का जो रुझान है वो कैसा? थोड़ा पॉजिटिव है। परंतु क्या ये अर्थव्यवस्था की कंप्लीट पिक्चर बताता है? नहीं। अर्थव्यवस्था की कंप्लीट पिक्चर इसके माध्यम से पता नहीं मिलती। इसके माध्यम से कितना पता लगता है? सिर्फ 30 कंपनियों के बारे में ही पता लगता है। इसके अलावा कंपनियां तो हजारों हैं, मतलब बीएसई में 6000 के करीब कंपनियां हैं। अब 6000 की कंपनियां हैं, परंतु आपको कितना के बारे में पता लग रहा है? मात्र 30। परंतु वो 30 के बारे में क्यों देख रहे हो?
वो सबसे बड़ी कंपनियां, वो 30 सबसे बड़ी कंपनियां, तो 30 बड़ी कंपनियों के बारे में बताता है। लिखो सेंसेक्स। वो वापस कंपनी डिसाइड करेगी एफपीओ की कीमत कितनी होगी, नहीं आईपीओ के बराबर को कोई जरूरी नहीं है। आईपीओ कब लाए थे, पहले लाए थे, एफपीओ बाद में लाओगे, इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगी, महंगाई हो गई। सेंसेक्स यह बीएससी में सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों, इट टेल्स अबाउट एवरेज, यह बीएससी में सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों में औसत उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इट टेल्स अबाउट एवरेज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस, एवरेज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ 30 लार्ज कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई। यह बीएसई में सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों में औसत उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इट टेल्स अबाउट एवरेज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ 30 लार्ज कंपनीज, 30 लार्ज कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई। बीएसई में सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों में औसत उतार चढ़ाव को दर्शाता है। और ब्रैकेट में लिख लो, ये 30 बड़ी कंपनियां किस आधार पर है, बाजार पूंजी के आधार पर, बाजार पूंजी के आधार पर, ब्रैकेट में लिख लो बाजार पूंजी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटल। ये 30 कंपनियां जो देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि उसकी इंप्लॉय कितने हैं, उसका टर्नओवर कितना है, किस आधार पर देखी जा रही है, बाजार पूंजी, मार्केट कैपिटल कितना है। और मार्केट कैपिटल कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ठीक है। और ये सेंसेक्स की शुरुआत हुई है 1986। कब शुरू किया गया इसको, 1986 में शुरू किया गया। देखो शुरुआत लॉन्च्ड इन 1986, शुरुआत 1986 में की गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स। अब सेंसेक्स तो बीएसई का मुख्य इंडेक्स है, पर ऐसा मतलब नहीं है कि वो सेंसेक्स अकेला इंडेक्स है। सेंसेक्स के अलावा भी कुछ और इंडेक्स जो है वो भी है, जैसे जैसे बीएसई 100, बीएसई 200। अब बीएसई 100 ये क्या बताता है, 100 कंपनियों के शेयर कीमतों के बारे में बताता है, और ये 200 कंपनियों की, 200 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों के बारे में बताता है। अन्य सूचकांक, अदर इंडेक्स, अन्य सूचकांक, अदर इंडेक्स। हाँ, इसी में सेंसेक्स, बीएसई पढ़ रहे हैं ना पर मेनली तो बीएसई के अन्य सूचकांक और कौन से हैं, मुख्य सूचकांक तो सेंसेक्स है और अदर इंडेक्स बीएसई 100, बीएसई 100 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों को दर्शाता है। टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 100 लार्ज कंपनीज, 100 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों को दर्शाता है। टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 100 लार्ज कंपनीज, 100 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों को दर्शाता है। फिर बीएसई 200, बीएसई 200 200 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों को दर्शाता है। टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 200 लार्ज कंपनीज, 200 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों को दर्शाता है। टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 200 लार्ज कंपनीज। तो ये है सेंसेक्स या बीएसई। बीएसई के बाद दूसरा है एनएसई, अगला लिखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। एनएसई की स्थापना 1992, एस्टैब्लिश्ड इन 1992। किस समिति की सिफारिश पर, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। शेरवानी नहीं है, फेरवानी,
फेरवानी समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फेरवानी कमेटी, फेरवानी समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फेरवानी कमेटी। और टर्नओवर और मार्केट कैपिटल के आधार पर ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। टर्नओवर फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी। टर्नओवर और बाजार पूंजी के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड मार्केट कैपिटल इट इज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। टर्नओवर और बाजार पूंजी के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड मार्केट कैपिटल इट इज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। टर्नओवर और बाजार पूंजी के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और इसमें ज्यादा निवेश कौन करते हैं, संस्थागत निवेशक। यह संस्थागत निवेशकों के बीच अधिक प्रचलित है। इट इज मोर पॉपुलर अमंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यह संस्थागत निवेशकों के बीच अधिक प्रचलित है। इट इज मोर पॉपुलर अमंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। संस्थाएं होती हैं वो ज्यादा निवेश किसमें करती है, एनएसई में निवेश करती है। और इसीलिए एनएसई का जो टर्नओवर है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बड़े पैसा इसमें लगता है। 1500 से काम नहीं चलता, वहाँ सीधे ही बड़े बड़ी डील्स जो है वो होती है। और इसीलिए कोई जो शेयर मार्केट में सीरियस इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो लंबे समय के लिए लगाते हैं, वो इधर बीएसई की तरफ कम देखते हैं, ज्यादा किसकी तरफ देखते हैं, वो लोग एनएसई में ही डील करना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत किसने की थी, इस एनएसई के द्वारा की गई। पहले क्या होता था, शेयर खरीदना है आपको, शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदते थे, व्यक्तिगत रूप से, कि भाई आपको शेयर खरीदना है तो पर्सनली जाओ और ऑर्डर दो। अपन तो ऑर्डर किसको देंगे, ब्रोकर को। अपन तो ऑर्डर किसको देंगे कि भाई मेरे को फलां कंपनी के शेयर खरीदने, 1000 शेयर खरीदने, तो मैं ऑर्डर दूंगा मेरे ब्रोकर को। ब्रोकर क्या करेगा, फिर फिजिकली उसके ब्रोकर के कई सारे एजेंट होते हैं जिनको जॉबर्स कहते हैं। तो वो जो एजेंट होते हैं, वो एजेंट कहां जाएंगे, फिर वो शेयर मार्केट में, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग में जाकर फिर वो कहीं से खरीद के लाएंगे कि भाई इतने का ऑर्डर है, कोई बेचने वाला आया हुआ है तो लो हम खरीदने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से पहले फिजिकली जाकर काम करना पड़ता था, पर अभी वर्तमान में ऐसा फिजिकली जाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। वर्तमान में तो क्या करते हैं अपन, आप मोबाइल एप्लीकेशन से, इंटरनेट आपकी से, कंप्यूटर से, इनसे भी आप खरीद सकते हो। और ये भी बीएसई एनएसई वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अपन खरीद सकते हैं तो ब्रोकर को कोई फिजिकली जाना पड़ता हो। ब्रोकर भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीद सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब इसकी शेयर की खरीद और बिक्री होती है तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी, एनएसई के द्वारा ही की गई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत एनएसई के द्वारा की गई। एनएसई स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत एनएसई के द्वारा की गई। एनएसई स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन इंडिया। और इसका जो मुख्य सूचकांक है वो है निफ्टी। निफ्टी किसका मुख्य सूचकांक है, एनएसई का मुख्य सूचकांक है। इसका मुख्य सूचकांक निफ्टी, निफ्टी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एनएसई प्लस 50। एनएसई से ले लिया इन्होंने एन, 50 से ले लिया इफ्टी और बन गया निफ्टी। निफ्टी, NIFTY, NIFTY। अब ये निफ्टी क्या बताता है, 50 है, इसमें 50 है, तो मतलब एनएससी में जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां, 50 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतें किस प्रकार चल रही है, वो ऊपर है या नीचे है। तो एनएससी में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियों के बारे में ये बताता है। लिखो निफ्टी, यह एनएससी में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों के बारे में दर्शाता है या बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ
50 लार्ज कंपनीज लिस्टेड इन एनएसई। यह एनएसई में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों 50 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 50 लार्ज कंपनीज लिस्टेड इन एनएसई। एनएसई में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 50 लार्ज कंपनीज लिस्टेड इन एनएसई। तो यह कौन सा? निफ्टी। फिर निफ्टी के अलावा फिर इसकी कुछ और भी पॉपुलर है, तो सिर्फ निफ्टी नहीं है, निफ्टी के अलावा भी कुछ पॉपुलर है। जैसे निफ्टी के बाद एक और होता है जिसको कहते हैं जूनियर निफ्टी। क्या है ये? जूनियर निफ्टी। ये क्या है जूनियर निफ्टी? इसको जूनियर निफ्टी को एक और नाम से जानते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या मतलब हुआ इसका? पहले 50 तो ले ली इधर निफ्टी में, उसके बाद की जो 50 कंपनियां हैं 51 से लेकर जो 100 बड़ी कंपनियां होगी, कि पहली 50 कंपनियों को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो 50 कंपनियां हैं उन कंपनियों के शेयर कीमतों में क्या चल रहा है, उनकी शेयर कीमतें बढ़ रही है या कम हो रही है, ये किससे पता लग जाएगा? जूनियर निफ्टी। कि आप जूनियर निफ्टी को देख लो, जूनियर निफ्टी बढ़ गया, जूनियर निफ्टी बढ़ गया, इसका मतलब इन कीमतों के अंदर तेजी आई है, इन जो कंपनियां, इन कंपनियों के शेयर्स क्या हुए हैं? बढ़े हैं, इन कंपनियों के शेयर्स बढ़े। और अगर जूनियर निफ्टी गिर गया, इसका मतलब इन कंपनियों में लोग इतना, मान लो निफ्टी तो बढ़ जाए और जूनियर निफ्टी गिर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? लोग इसमें तो इंटरेस्टेड हैं पर इनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है। देखो जूनियर निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50। 51 से 100 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 51 to 100 लार्ज कंपनीज। 51 से 100 बड़ी कंपनियों की शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 51 to 100 लार्ज कंपनीज। फिर इसका एक और बड़ा फेमस है बैंक निफ्टी। एक और फेमस है, वो कौन सा है? बैंक निफ्टी। हाँ हाँ, दोनों में रजिस्टर्ड हो सकती है, होती है, हो क्या सकती है, होती है अधिकतर कंपनियां। भाई कोई व्यक्ति अपने शेयर बेचना चाहता है तो क्या करेगा? जहां बिके सब जगह बिकने चाहिए ना, जिस मार्केट में बिक सकता है वो सब मार्केट में बिकता है। हाँ, रिटेल वाले भी जाते हैं। रिटेल ऐसा नहीं है कि जाते नहीं, रिटेल वाले को एनएससी से खरीद नहीं सकते, मेरे को खरीदना है मैं एनएससी से नहीं खरीद सकता, खरीद सकता हूं, पर ये प्रचलित नहीं है। पॉपुलर होता है एक तो, पॉपुलर तो मतलब हर आदमी को पता है। हर आदमी को क्या पता होता है? बीएसई के बारे में पता होता है, क्योंकि बीएसई थोड़ा पुराना है। पुराना इसलिए हर आदमी बीएसई के बारे में जानता है। अखबार के अंदर भी न्यूज आती है तो निफ्टी की न्यूज कम आती है, सेंसेक्स की न्यूज ज्यादा आती है। कौन से अखबार के अंदर? सामान्य अखबार में। सामान्य अखबार को राजस्थान पत्रिका पढ़ोगे, दैनिक भास्कर पढ़ोगे तो सेंसेक्स वेंसेक्स की चर्चा ही करेंगे, इसके आगे चर्चा नहीं करेंगे। उनको पता है कि अपना जो ऑडियंस है, अपने को पढ़ने वाले जो लोग हैं, उसको अगर निफ्टी पढ़ा दी तो वो कल से अखबार मंगाना बंद कर देंगे कि रखो तुम्हारा निफ्टी। हमारे को तो ऐसी खबरें बताओ जो हमको समझ में आती हो। अब तुम अगर निफ्टी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम तो तैयारी करा दो फिर। तो इसलिए वो ऐसी ऑडियंस जो है वो उनकी नहीं है, और ऑडियंस नहीं है तो फिर वो उसको बताते भी नहीं है। इसलिए ज्यादा प्रचलित लोगों के बीच में कौन सा होता है? बीएसई ज्यादा प्रचलित। पर ऐसा नहीं है कि आप एनएससी से नहीं खरीद सकते, एनएससी से भी खरीद सकते हैं। और एक ही कंपनी के शेयर जो है वो दोनों से, एनएससी में भी होंगे और बीएसई में भी जो है होंगे, और अलग अलग कीमतों पर होते हैं। जैसे होता है मान लो एक ही चीज, एक ही कॉमोडिटी है, गेहूं है, अलग अलग मंडियों में मिलता है, या एक ही प्रकार की सब्जी है, आलू है, खूब सारी सब्जी मंडियां हैं और खूब सारी सब्जी मंडी, हर सब्जी मंडी में क्या मिलता है? आलू मिल रहा है, पर हर सब्जी मंडी में रेट क्या है उसकी? अलग अलग रेट जो है होते, बस वैसा ही है, सब्जी मंडियां ही है ये। यहां जाकर आप क्या खरीद सकते हो? शेयर खरीद सकते हो। आलू की जगह क्या कर दो, इसका नाम कर दो शेयर है, कितने किलो दोगे वो। अब ये बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होती है? क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट है दोनों ही। एनएससी की स्थापना में तो गवर्नमेंट का रोल था, परंतु है प्राइवेट ही है।
ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का हो तो लोग बाग काम ही नहीं करें इसमें। सरकारी हो जाए तो इतने आसानी से काम हो जाएगा कि फिर तो कोई आईएएस अधिकारी आ जाएगा, कहता मन नहीं कर रहा आज छुट्टी। अब छुट्टी तो छुट्टी, यार ऐसे थोड़ी करता है काम। ये तो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं तब अच्छे से काम कर रही है। कंट्रोल मॉनिटरिंग आगे आएंगे, एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, वो करती है कंट्रोल मॉनिटरिंग। रूल इनके लिए कौन बनाएगा? ये है तो प्राइवेट, पर नियम सारे किसके मानने पड़ेंगे? सेबी के नियम जो है वो मानने पड़ते हैं। अगले लिखो बैंक निफ्टी। अब इस बैंक निफ्टी क्या करता है? ये बताता है 12 बड़े बैंक के बारे में, 12 लार्ज बैंक्स। देखो बैंक निफ्टी, ये 12 बड़े बैंक की शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 12 लार्ज बैंक्स। ये 12 बड़े बैंक की शेयर कीमतों के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट शेयर प्राइसेस ऑफ 12 लार्ज बैंक्स। तो ये काफी फेमस है बैंक निफ्टी भी, लोग बाग जो है खूब ट्रैक करते हैं बैंक निफ्टी को भी। और अभी जैसे पिछले कुछ समय में भारत के अंदर बैंकिंग व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक हो गई, और ठीक ठाक हुई मतलब पहले स्थितियां थोड़ी खराब थी, और अब जो है वो इनके रिजल्ट्स, बैंकों के रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव हो गए मतलब ये पैसे कमाने लग गए आजकल, और पैसे कमाने लग गए तो ये बैंक निफ्टी जो है लगातार क्या होता जा रहा है? ये बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर लगातार जो है वो तेजी देखी जा रही है। इसका मतलब लोगों का बैंकों के प्रति जो विश्वास है वो क्या हुआ है? वो बढ़ा है, और बढ़ा है तो इस वजह से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। तो ये होते हैं एनएससी के शेयर्स और एनएससी के इंडेक्सेस। ये तो भारत के अंदर तो ये दो ही हैं, बीएसई और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया के लेवल पर देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनवाईएसई। एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क के अंदर है कौन सा? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और न्यूयॉर्क में कहां पर है ये? वॉल स्ट्रीट पर। कौन सी स्ट्रीट पर है? वॉल स्ट्रीट। इसलिए वहां पर कि आज वॉल स्ट्रीट में क्या हुआ, आज वॉल स्ट्रीट में जो है वो कैसी तेजी बढ़ रही है, या वॉल स्ट्रीट में एकदम उदासी छाई हुई है। वॉल स्ट्रीट में उदासी छाई हुई है मतलब लोगों को नुकसान ही नुकसान हुआ है, और वॉल स्ट्रीट में खूब उत्साह है मतलब सब फायदा कमा रहे हैं, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट, अब इनके यहाँ वॉल स्ट्रीट है, इसीलिए अपने यहाँ पर क्या है? ये जो है ना ये बीएसई, ये कहां पर है? ये दलाल स्ट्रीट पर। ये कहां पर है? कौन से स्ट्रीट पर है? दलाल स्ट्रीट। इनके यहाँ वॉल स्ट्रीट, तो अपने कहा हमारे कोई ना कोई स्ट्रीट तो होगी। इनके वॉल है, हमारे दलाल है, तो इसलिए अपने वाली को कहते हैं दलाल स्ट्रीट। ये बीएसई कहां लोकेटेड है? ये दलाल स्ट्रीट। वो जो गली है उस गली का नाम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और यहां का जो फेमस इंडेक्स है उसका नाम है डाउ जोन्स। कौन सा है? डाउ जोन्स। डाउ जोन्स जो है वो किसका इंडेक्स है? ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को अगर पता करना हो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो किसको देखा जाता है? डाउ जोन्स। जो डाउ जोन्स को देखा जाता है। ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जस्ट सामने एक और स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे अपने यहाँ बीएसई और एनएसई है, वैसे ही इनके यहाँ सबसे बड़ा तो ये है, पर इसके अलावा एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है नैस्डैक। कौन सा है? नैस्डैक। ये नैस्डैक भी स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? ये न्यूयॉर्क में ही है, और जस्ट इसके एनवाईएसई के जस्ट सामने ही है। और ये न्यूयॉर्क, ये नैस्डैक जो है, ये नैस्डैक इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें आईटी कंपनियों के शेयर्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। लोग अगर आईटी कंपनियों के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आईटी कंपनियां जो लिस्ट होती है वो सब कहां पर होती है? वो नैस्डैक के अंदर जो है लिस्ट हुआ करती है। तो अगर कोई आईटी कंपनी, जैसे कोई एप्पल का शेयर खरीदना चाहो आप अगर गूगल का, या जिसका अल्फाबेट नाम है, तो अल्फाबेट का शेयर खरीदना चाहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी कंपनी का नाम है मेटा, तो मेटा का शेयर खरीदना चाहो, अगर आप ट्विटर का, तो खैर अब नहीं बिकता, तो एलॉन मस्क ने सारे खरीद लिए। पहले बिकते थे, पर एलॉन मस्क ने कहा कि मैं 100% सारे शेयर में ही खरीद रहा हूँ, हो गए अब। और फिर उसने कहा मैं किसी को बेचूंगा नहीं, तो वो उसने पहले वो पब्लिक लिमिटेड थी, और एलॉन मस्क ने सारे खरीद कर उसको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। तो जो बड़ी ये आईटी कंपनियां हैं, इनके अगर शेयर खरीदने होते हैं तो लोग कहां से खरीदते हैं? वो नैस्डैक जो है नैस्डैक से खरीदते हैं। मतलब आईटी कंपनियां इसमें ज्यादा है। और इसका जो इंडेक्स है, नैस्डैक का फेमस इंडेक्स है, वो है नैस्डैक 100। कौन सा है? नैस्डैक 100 जो है इसका फेमस इंडेक्स है। कि नैस्डैक 100 अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आईटी कंपनियां बहुत सही चल रही है, और नैस्डैक 100 अगर गिरा हुआ है तो इसका मतलब आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे यूएसए के अंदर पिछले कुछ समय में रिसेशन की बातें जो है वो बहुत ज्यादा आम है, और आईटी कंपनियों को बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है।
ऐसा आता है ना अखबार के अंदर, कल परसों आया था, फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ट्विटर उससे पहले निकाल ही चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी उससे पहले कई सारे लोगों को निकाल दिया था। तो इस तरीके से सारी आईटी कंपनियां क्या कर रही है, बड़े स्तर पर ले ऑफ्स कर रही है। ले ऑफ का मतलब बड़े स्तर पर लोगों को जो है नौकरियों से निकाल रही है कि भाई अब कल मत आना। अब अगर कंपनी को एम्प्लॉय निकालने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कंपनी को क्या हो रहा है, घाटा, बुरी तरह से घाटा हो रहा है। और इसमें जैसे ये फेसबुक इंस्टाग्राम जो कंपनी है मेटा, उसको तो बहुत बुरी तरह घाटा है। वो तो मेटा नहीं है, वो क्या है, घाटा है, और वो बहुत ज्यादा घाटे के अंदर ये कंपनी चल रही है। अब ये इतने लॉस के अंदर है, और जैसे ये लॉस में हुई तो लॉस में होने के कारण ये नेस्डेक 100 जो है वो क्या हो गया, गिर गया। इसकी जो वैल्यू है वो कोई 17,000 के करीब चल रहा था ये, और कम होते होते अभी 11,000 के आसपास जो है वो है। तो यानी इसके अंदर गिरावट जो है, गिरावट देखी गई। तो आईटी कंपनियों के शेयर्स देखने होते हैं तो किसमें देखते हैं, नेस्डेक। और भारत की पहली कंपनी जो कि नेस्डेक में लिस्ट हुई उसका नाम था इन्फोसिस। कौन सी कंपनी, इन्फोसिस। इन्फोसिस किसने स्थापना की थी, इन्फोसिस का संस्थापक कौन है, नारायण मूर्ति। कितने लोगों को पता है, बस इतने लोगों को पता है नारायण मूर्ति का नाम। शर्म की बात है ये, ऋषि सुनक से याद है, अरे भगवान, ऋषि सुनक कुछ भी नहीं है नारायण मूर्ति के सामने। ऋषि सुनक अब ऋषि सुनक कौन है, ये क्या है, ये किसकी चर्चा चल रही है, कौन सा ऋषि है, वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या। ऋषि सुनक कौन है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नारायण मूर्ति से क्या लेना देना उसका, नारायण मूर्ति का दामाद है वो। ऋषि सुनक जो है वो नारायण मूर्ति का दामाद है। नारायण मूर्ति, और नारायण मूर्ति कंपनी का नाम क्या है, इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया की कंपनी। पर ऋषि सुनक से नारायण मूर्ति को जाना जाए, ये नारायण मूर्ति के साथ में जस्टिस नहीं है। नारायण मूर्ति की अपने खुद की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है कि भाई एक व्यक्ति ने भारत के अंदर बड़ी आईटी कंपनी उस जमाने में स्थापित की जब कोई व्यक्ति जो है वो आईटी के बारे में इतनी चर्चाएं नहीं करते थे। तो और इन्फोसिस बहुत सक्सेसफुल कंपनी जो है वो कंपनी इन्होंने बनाई, और भारत की ये पहली कंपनी थी जो कि कहां पर लिस्ट हुई थी, ये नैस्डैक में। इसका मतलब अगर यूएसए का कोई व्यक्ति अगर इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहता है, तो यूएसए का व्यक्ति इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहता है तो कहां से खरीदेगा वो, नैस्डैक जो है नैस्डैक से खरीद सकता है। लिखो फिर ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिख दो अब तो। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसका प्रमुख सूचकांक, इट्स मेन इंडेक्स, इसका प्रमुख सूचकांक डाउ जोन्स। इसका मुख्य सूचकांक डाउ जोन्स। इसका प्रमुख सूचकांक है डाउ जोन्स। न्यूयॉर्क में स्थित एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक है। अनदर स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में स्थित एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक है। नैस्डैक है, नैस्डैक है, जिसका प्रमुख सूचकांक whose main index is Nasdaq 100, जिसका प्रमुख सूचकांक Nasdaq 100 है। whose main index is Nasdaq 100। इसमें आईटी कंपनियां अधिक सूचीबद्ध हैं। मोस्टली आईटी कंपनीज आर लिस्टेड इन इट। इसमें आईटी कंपनियां अधिक सूचीबद्ध हैं। मोस्टली आईटी कंपनीज आर लिस्टेड इन इट। इसमें आईटी कंपनियां अधिक सूचीबद्ध हैं। मोस्टली आईटी कंपनीज आर लिस्टेड इन इट।
भारत की इंफोसिस, इंडियाज इंफोसिस, भारत की इंफोसिस पहली ऐसी कंपनी थी। इंडियाज इंफोसिस वॉज फर्स्ट कंपनी, भारत की इंफोसिस पहली ऐसी कंपनी थी जो कि नैस्डैक में सूचीबद्ध हुई। इंडियाज इंफोसिस वॉज फर्स्ट कंपनी विच गॉट लिस्टेड इन नैस्डैक। भारत की इंफोसिस पहली ऐसी कंपनी थी जो कि नैस्डैक में सूचीबद्ध हुई। ठीक है, तो ये है न्यूयॉर्क में जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां खोला गया था? वो ओपन किया गया था नीदरलैंड्स में। यहां पर किया गया था नीदरलैंड्स में, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। देखो, दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज was opened in नीदरलैंड्स। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड्स में खोला गया, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंजेस। सेकेंडरी मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब देखो, ये जो लोग निवेश करते हैं शेयर बाजार में, लिख लो पहले पूरा, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? निवेशक, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का एक तो डिवीजन अपन ने अभी तक देख लिया कि एक तो होते हैं रिटेल निवेशक और दूसरे होते हैं संस्थागत निवेशक। ये तो उनका स्वरूप कैसा है कि व्यक्ति है या कोई संस्था है। अगर व्यक्ति निवेश कर रहा है तो रिटेल निवेशक, और कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई ऐसा लोग निवेश कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं। इसके अलावा लोग जो है किस उद्देश्य से निवेश कर रहे हैं उसके आधार पर भी निवेशक जो है निवेशकों को बांटा जाता है। तो जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर कि वे क्या ऑब्जेक्टिव से ये लोग निवेश कर रहे हैं। एक तो होते हैं रियल इन्वेस्टर्स, एक तो क्या होते हैं? रियल इन्वेस्टर्स, वास्तविक निवेशक। वास्तविक निवेशक तो कौन से लोग होते हैं? जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, दीर्घकाल के लिए, और वो पैसा कमाना चाहते हैं। और कैसे कमाना चाहते हैं कि उनका ये भविष्य का उनका उद्देश्य है कि मैं कंपनी में हम निवेश करेंगे, कंपनी लाभ कमाएगी, लाभ कमाएगी तो उससे अपन को लाभ का हिस्सा मिलेगा, लाभांश मिल जाए, लाभ का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? लाभांश, डिविडेंड। तो ये लोग जो है वो किसके लिए निवेश कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, और ये कंपनी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? लाभांश या डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं कि लाभ में अपन को हिस्सा मिलता रहे और अपन कंपनी के साथ बने रहेंगे, अपन पार्टनर बनेंगे सब कंपनी के। तो ये तो है वास्तविक निवेशक। जब हमने पढ़ाई शुरू किया था तब इन्हीं को ध्यान में रखकर किया था कि भाई लोग बाग जो निवेश करेगा तो कोई कंपनी का पार्टनर बनना चाहता है और कोई कंपनी को ऋण देना चाहता है। तो ये तो है वास्तविक निवेशक। दूसरे होते हैं, वो होते हैं सट्टेबाज। कौन है ये? सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर्स। स्पेक्युलेटर्स क्या होते हैं? जो कि स्पेक्युलेट करते हैं, सट्टा लगाते हैं। सट्टा लगाने का मतलब कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शेयर मार्केट जो है वो ऊपर जाए, शेयर की कीमतें ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब इस पर सट्टा लगाते हैं, पैसा लगाया और इससे कि भाई शेयर की कीमतें ऊपर चली जाए तो मैं कुछ पैसा कमा लूं। अब शेयर की कीमतें ऊपर चली जाए, इसका मतलब शेयर की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे ये लोग क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। इनका कोई उद्देश्य कोई ऐसा लॉन्ग टर्म में कंपनी के साथ बना रहना, ये कोई उद्देश्य नहीं है इनका। ये शॉर्ट टर्म के निवेशक है, अल्पकाल के लिए है। अभी लिया, बढ़ा शेयर, बढ़ा, बेच दिया। 100 रुपए में शेयर खरीदा, 150 रुपए में बेच दिया। या कई तो ऐसे करते हैं 100 रुपए में खरीदा, 102 में बेच दिया, 2 रुपए का ही। अब पर शेयर 2 रुपए, अगर वो बड़े वॉल्यूम में लो आप, तो बड़े वॉल्यूम में लो तो बड़ा पैसा जो है वो उससे हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये निवेश किस लिए कर रहे हैं? ये कोई कंपनी से लाभांश वाभांश नहीं लेना चाहते। ये लाभांश तुम रखो, दो भी मत, और तुम दोगे तब तक तो हम तुम्हारे साथ बने भी नहीं रहेंगे।
हम तो किसके लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, और जो शेयर्स की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे पैसा कमाना चाहते हैं, ये स्पेकुलेटर्स होते हैं। ये स्पेकुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बुल बुल इन्वेस्टर्स, और एक होते हैं बेयर। एक तो कौन से होते हैं, बुल, और दूसरे कौन से होते हैं, बेयर। ये दो प्रकार के निवेशक जो है वो होते हैं। बुल निवेशक तो क्या करते हैं, बुल होता है ना सांड, ये क्या करता है, ये ऐसे सींगों में लेकर और सामने वाले को यूं ऊपर उछालता है, और ऊपर उछालता है, इसका मतलब बुल इन्वेस्टर्स वो हैं जो ये चाहते हैं कि शेयर्स की कीमतें क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जो शेयर्स की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनको तो क्या कहते हैं अपन, बुल। और ये बेयर, भालू, ये क्या करता है, ये अगर ये पकड़ ले इसको अपने दांतों में तो वो नीचे ले आएगा उसको। तो जो शेयर की कीमतों को या शेयर बाजार को नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं वो क्या है, वो बेयर है। तो एक तो बुल इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, बेयर जो है वो होते हैं। हिंदी में इनको बुल को कहते हैं तेजड़िए। ये क्या है, ये है तेजड़िए, और ये है मंदड़िए। तेजड़िए और मंदड़िए। तेजड़िए तो क्या करेंगे, तेजी लाएंगे, तेजी लाएंगे, शेयर की कीमतों में तेजी आनी चाहिए, वो ऊपर चढ़ना चाहिए। और मंदड़िए क्या करेंगे, नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, उसमें मंदी लाने की कोशिशें जो है वो करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक फाइट चलती रहती है कि भाई कुछ लोग होंगे वो जो शेयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग उसको खींच के नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो दो प्रकार के ये शेयर्स जो है वो होते हैं। दो प्रकार के निवेशक कौन, ये कैसे हैं, ये सट्टेबाज हैं। ये ऊपर कोई ले जा रहा है, कह रहा है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, खरीद लो अभी ऊपर जाएगा। अब खरीद लो ऊपर जाएगा और चला गया ऊपर तो फायदा हो जाएगा, खरीद लो और नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो सट्टा लग गया एक तरीके से। तो ये तो ऐसा है कि भाई जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। और ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे अरे नीचे जाएगा, शेयर्स तो जो है वो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो अभी तो बेचो, अभी तो अभी बेच दो जितना बेचना है, अभी बेच लो, फिर बाद में जब नीचे जाए तब खरीद लेना, जब नीचे जाएगा तब खरीद लेंगे, फिर अपने आप बढ़ने देंगे, और जैसे बढ़ने देंगे फिर कहेगा अब वापस गिराओ इसको, फिर वापस बेचेंगे, फिर बेचकर फिर से पैसे, इनके पैसे कमाने का तरीका तो एक ही है कि कम पर खरीदो और ज्यादा पर बेचो। कम पर खरीदो और क्या करो, ज्यादा पर बेचो। लो प्राइस पर खरीदो और हाई प्राइस पर उसको बेचो, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका पैसा आ जाएगा। पर ये जो बुल है वो तो क्या करते हैं कि वो इसको हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिशें करते हैं कि हमेशा ये तो ऊपर ही जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, ये जो मंदडी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यार अभी शेयर्स को बेच दो, या फिर शेयर जैसे जैसे यहां चला गया तो इसको अभी तो इसको बेच दो, हाई पे तो बेचा है, हाई पर बेचा रहा, उसके बाद में एकदम से शेयर की सप्लाई क्या कर दी है, बढ़ा दी है। शेयर की सप्लाई बढ़ा दी जिसके कारण शेयर की कीमतें नीचे होने लगी। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी कीमतें क्या होगी, नीचे होगी। आपने एक साथ बहुत सारे शेयर बेच दिए, 2-4 लाख शेयर एक साथ बेच दिए, एक साथ बेच दिए तो मार्केट में खूब सप्लाई हो गई, सप्लाई होगी तो शेयर की कीमतें गिर जाएगी, और जैसे गिरे तो गिरने दो जहां तक गिर रही है, फिर एकदम से उसको खरीद लो पर खरीद लो, और खरीदने के बाद में एकदम से आपने खूब सारी खरीद ली तो प्राइस क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से जैसे ऊपर आए फिर वापस बेच दो, फिर वापस बेच दो, फिर नीचे चला जाएगा, फिर नीचे जाए फिर खरीद लेना, और खरीद कर इस तरीके से काम जो है वो करते हैं। ये घोड़ा चलाते रहो। और ये काम कौन करता है, ये मंदड़ी ये काम करते हैं। और दूसरी तरफ चढ़ाने का काम कौन करता है। अब ये सक्सेसफुल होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, ये लोग तो हैं जो कि सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जो मंदड़ी हैं वो तो क्या कर रहे हैं, एकदम से सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी कंपनी के 2 लाख शेयर एक साथ बेच दिए, 2 लाख शेयर एक साथ बेचे, 2 लाख का ऑर्डर उन्होंने दे दिया, अपने ब्रोकर को कहा कि हम 2 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, और ये पकड़ो 2 लाख शेयर और बेचो इसको मार्केट में बेचो, तो मार्केट में इसके शेयर से शेयर कर दो। अब मंदड़िया इसका मतलब क्या करना चाहता है, शेयर्स को वो क्यों बेच रहा है इतना सारा, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, इसको गिराना चाहता है। अब अगर सामने बैठा है कोई बुल, और बुल कहे कि ऐसे तो मैं गिरने नहीं दूंगा शेयर को, तो और मैं 4 लाख का ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं, कितने शेयर्स खरीदना चाहता हूं, 4 लाख शेयर जो है, तुम 2 लाख बेचना चाहते हो, मैं 4 लाख खरीदना चाहता हूं, सप्लाई हुई 2 लाख, डिमांड हुई 4 लाख, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइसेस जाएंगे ऊपर, तो ये बेचना चाहता था नीचे, प्राइसेस चले गए ऊपर, इसको हो गया नुकसान। ठीक है, पर अगर ये सक्सेसफुल हो गया गिराने में तो किसको नुकसान हो जाएगा, बुल को जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में, बियर और बुल, इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, एक कंपटीशन जो है वो कंपटीशन चलता रहता है। और बिग बुल
कौन था? बिग बुल कौन था? हर्षद मेहता। हर्षद मेहता जानते हो इसको? तो स्कैम 1992 देखी है? कितने लोगों ने देखी है? कितना नहीं देखी है? ओ रे राम 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 राम। भगवान के घर जाओ, क्या जवाब दोगे? वहां चित्रगुप्त जो है बैठा है, वो पूछेगा स्कैम 1992 देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो, और तुम्हें मना कर दोगे तो क्या करेगा वो? नरक का द्वार दिखाएगा वो, उधर नरक में आप, स्वर्ग में एंट्री नहीं है जिन लोगों ने स्कैम 1992 नहीं देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम स्कैम 1992 नहीं देखो? तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लेना जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद। हाँ, राकेश झुंझुनवाला भी है, और राकेश ये सब बाकी छोटे मोटे हैं। मुख्य आदमी कौन है? वो राकेश झुंझुनवाला। और ये लोग तो पहले बियर कार्टेल में थे, पहले बियर थे, बाद में बुल बने हैं। ये शुद्ध बुल है, विशुद्ध बुल है। ये जो है वो कि इसने हमेशा शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिशें जो है वो की, और कोशिशों में कुछ थोड़ा बहुत झोल भी किया, हल्का मुल्का थोड़ा बहुत हल्को। क्या है, बड़ा कोई बड़ा स्कैम नहीं है। अब देखो, फिल्म तो, जब ये फिल्म तो क्या है, सीरीज है, वो फिल्म तो मत देखना। एक बिग बुल नाम की फिल्म भी है, वो मत देखना, वो फर्जी है। देखना हो तो क्या देखनी है, वो सीरीज जो कि सोनी पर है, सोनी वाले पर है ना, हाँ सोनी के ऊपर है, वो देख लेना। पर कब देखना है? सिलेक्शन हो जाए उसके बाद देख लेना, ठीक है? जब, क्योंकि उसमें समय लगेगा, 10 एपिसोड है उसके, 10 एपिसोड 10 घंटे लग जाएंगे। 10 नहीं तो कम से कम 5-7 तो लग ही जाएंगे। तो अब इतने घंटे लगेंगे, कहाँ दोगे इतने घंटे तुम? तो इसलिए बाद में देख लेना, पर वो देखना जरूर। क्यों देखना? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक तो भारत जैसे देश में ऐसी सीरीज बनाना अपने आप में बहुत क्रांतिकारी काम है। भारत के अंदर जो है वो देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कमजोर है। लोगों को फाइनेंस, पैसे तो सबको चाहिए, भारत में हर आदमी चाहिए पैसे 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 करता रहता है। पैसे कमाते कैसे वो किसी को आता है नहीं, बस ये पैसे पैसे ही करता रहता है, पैसे से परेशान होता रहता है। बाकी पैसे कैसे कमाते हैं, और या फिर कमा लिए तो उसके बाद में क्या करते हैं इस पैसों का, कि मैंने पैसे कमाए, अब क्या करना है, अब इसको रुला दो। या फिर जो है वो कोई ऐसी जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, जो 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम में पैसा डाल देता है। तो कई लोग बहुत अपनी गाड़ी कमाई, जो बहुत मुश्किल से कमाई हुई होती है, 60 साल काम किया, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हुए, रिटायरमेंट में कुछ लाख रुपए मिले, और फिर 21 दिन में पैसा डबल, और वो डबल के चक्कर में हो जाता है वो सब कुछ गोल्ड। तो वो किसके कारण आई है? वित्तीय साक्षरता कम होने के कारण, फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने के कारण, कि हम जो है फाइनेंसेस को समझते नहीं है, पैसे को समझते नहीं है। पैसे की आवश्यकता होती है कि भाई पैसा जरूरी है जीवन चलाने के लिए, इसको एक साधन है, और जीवन चलाने के लिए एक साधन है, तो इस साधन की हमें जरूरत है। जैसे अपन को गाड़ी की जरूरत होती है, अपन को कपड़ों की जरूरत होती है, मोबाइल की जरूरत है, मोबाइल एक साधन है, सब चीजें साधन है। वैसा ही कौन सा साधन है? पैसा भी एक साधन है। और ये साधन जो है हमारे पास में हो तो फिर जीवन की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ढंग से चलेगी। और अगर ये साधन नहीं होगा तो पैदल चलनी पड़ेगी। तो पैदल चलेंगे या बस में चलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा आएगी। तो दिक्कतें ज्यादा आएगी तो दिक्कतों को थोड़ा सा आसान बनाने का काम कौन करता है? ये पैसा करता है। अब पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके लिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और या फिर कि पैसे कमा लिए गए हैं तो उसके बाद करते क्या है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। सामान्यतः कोई लोग जो है पैसे नहीं होते तो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग जाते हैं, जबकि क्रिमिनल एक्टिविटी करने की, अपनी जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं होती, कम से कम पैसे जैसी छोटी चीज के लिए। तो पैसा कमाना बहुत आसान काम है, इतना कठिन काम नहीं है। या शेयर मार्केट में, इनमें, पर इसमें डुबाना भी बहुत आसान काम है। इसमें व्यक्ति लालच में रहता है, जैसे पैसा आ रहा है तो उसको साधन के रूप में देखो तो ही ठीक है। वो जब उसको साध्य बना लिया कि जीवन का उद्देश्य ही यही है, तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। वो साधन है, वो अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। साधन है तो वो किसको कंट्रोल में हो? गाड़ी मेरे कंट्रोल में हो तो गाड़ी ठीक है, और गाड़ी मेरे को चलाने लग जाए तो वो तो फिर इधर उधर भिड़ेगी, थोड़े दिन में मेरे को खत्म कर देगी। तो इसलिए गाड़ी हमेशा किसके कंट्रोल में रहे? व्यक्ति के कंट्रोल में। स्टेयरिंग पे अपन बैठे हैं, अपन स्टेयरिंग पे बैठे हैं तो ये अपन जहां ले जाएंगे वहां ये जानी चाहिए। अपन जब ब्रेक मारेंगे तब ये रुकनी चाहिए, अपन जब एक्सेलरेटर दबाएंगे तब ये चलनी चाहिए। ये सब अगर अपन कर पा रहे हैं तब तो हमारे नियंत्रण में। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके नियंत्रण में, और हम उसके नियंत्रण में हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। पर साधन के रूप में इंपॉर्टेंस है उसकी,
कई लोग ऐसे तो पैसा क्या होता है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, होता है बहुत कुछ होता है। पैसा बहुत कुछ होता है, साधन है, और आपका जीवन चलाने के लिए हमको उनकी जरूरत होती है। हालांकि हम ये बात एक्सट्रीम पे चले जाएं तो जरूर उसकी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए भारत के अंदर परंतु दिक्कत ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, वित्तीय साक्षरता बहुत कम है, लोग बाग पैसों को समझते कम है, पैसों का ऑपरेशन कैसे होते हैं उसको समझते कम है, शेयर मार्केट वगैरह को। तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ही थोड़ा बहुत जाना होगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, कैसे भी कुछ पैसे लगा सकते हैं और उससे कुछ कमाई भी हो सकती है। और उसमें भी कुछ लोगों ने जाना भी होगा तो किसी से सुन लिया, थोड़ी बहुत आधी पड़ती अध कचरा जो ज्ञान होता है, उस अध कचरे ज्ञान से आप काम कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो भारत जैसे देश में जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है, वहां पर एक ऐसी सीरीज बनाना जो कि किसी फाइनेंशियल मुद्दे से हो, ये अपने आप में बहुत साहसिक काम है। और उसको कहानी के माध्यम से अच्छे से समझा देना, लोगों को 10 एपिसोड बनाना, और वो 10 एपिसोड के माध्यम से लोग बाग देख भी लें और उनको अच्छी भी लगे, तो ये अपने आप में उस डायरेक्टर की जो कला है और उस डायरेक्टर का जो टैलेंट है वो उसमें दिखता है कि भाई उसने जो है बहुत अच्छे से काम किया। फिर भारत के अंदर एक और बात सिद्ध की उसने कि भाई पहले ये मान लिया था भारत के अंदर से प्यार मोहब्बत की कहानियां चलती है, जबकि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाओगे तो प्यार मोहब्बत के अलावा भी लोग बाग दूसरा देखे। पर वो कचरा कंटेंट सारे एक ही जैसे बना रहे हैं, सब लगे, शाहरुख खान ने पूरी पीढ़ियां खराब कर दी, जो सब एक ही एक जैसा कंटेंट बना रहे हैं, वो कितनी बार देखे एक ही एक जैसा। ठीक है, ये लाइफ का एक पार्ट है, पर यही लाइफ थोड़ी है। तो और दूसरी चीजें जो है वो भी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, और इसलिए वो सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पर तुम तो देखना कब, सिलेक्शन के बाद में। पर स्कैम जरूर मैं थोड़ा सा तुम्हें बता सकता हूं कि उसमें हुआ क्या था। हर्षद मेहता क्या करता था, हर्षद मेहता का जो है वो क्या काम था। अब देखो वहां क्या हुआ, हर्षद मेहता जो है वो वैसे एक सामान्य इंसान था, ग्रेजुएट था, कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी उसने, और पहले उसने कई सारी नौकरियां ढूंढने की कोशिशें की, नौकरियां उसको कुछ मिली भी, नहीं भी मिली, और अधिकतर जो है अपने जीवन में असफल ही रहा। और मुंबई के अंदर एक चौल में रहता था परिवार, मुंबई पहले गुजरात में था, गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए, उसके बाद में एक चौल के अंदर रहा करते थे, मतलब बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो कि अपने डे टू डे की जो स्ट्रगल्स हैं उनसे गुजर रहा है, अपने डे टू डे की समस्याओं से गुजर रहा था, जैसा बाकी सब मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है, वैसे सब चीजें जो है वहां भी चल रही थी। उसके बाद में वो आदमी जो है वो एक्सीडेंटली कहां से किस में एंटर हो गया, शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में एक ब्रोकर के वहां पर उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। एक ब्रोकर के अंडर में काम करता था, तो ब्रोकर के अंडर में काम करते करते उसको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट जो है वो समझ में आ गया कि भाई ये शेयर मार्केट है क्या, ये चीज क्या है, और इसमें कैसे तो पैसा आता है, लोग कैसे बनाते हैं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो होती कैसे है, ये उसने समझ ली। समझने के बाद में क्योंकि उसको ठीक ठाक थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसने कहा कि अब अपन ब्रोकर के यहाँ काम नहीं करेंगे, अब अपन खुद की ब्रोकरेज फर्म खोलेंगे, और वो बन गया क्या, ब्रोकर। उसके बाद में क्या बन गया, ब्रोकर। ब्रोकर बन गया, और उसमें कि किसी को भी अगर शेयर खरीदने हो, कोई सिक्योरिटी खरीदनी हो, बॉन्ड खरीदनी हो, तो आप हमें बताओ, हम आपको शेयर सिक्योरिटी जो है वो बॉन्ड खरीदने में मदद करेंगे, और इसके बदले में हम कमीशन चार्ज करेंगे। ये सिंपल बिजनेस लॉजिक जो है वो लेकर वो काम करने लगे। अब ये सारा काम तो कर रहा है वो किसके अंदर, शेयर मार्केट में, कि मतलब वो एक ब्रोकर है और कहां निवेश करता है, शेयर मार्केट में निवेश करता है, शेयर मार्केट से पैसे जो है वो लेता है। पर ये थोड़े दिन काम किए इसने, काम करने के बाद में उसको लगा कि यार ये जो शेयर मार्केट में निवेश करो, मतलब लोगों के पैसे हैं, खुद के पैसे भी नहीं, लोगों का पैसा लगा रहे हैं, उससे अपने थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, और कमीशन से थोड़ा बहुत काम जो है वो चल रहा है। पर ऐसे तो जिंदगी बहुत धीरे धीरे चलेगी, तो ये तो कैसे कहो, कुछ तूफानी कर दो, ये ऐसे सामान्य जिंदगी नहीं, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मेंटोस जिंदगी जो है वो, कुछ दिमाग की बत्ती जलाओ, कुछ बड़ा करते हैं। तो इसने देखा कि यार ये शेयर मार्केट है, ये तो है कैपिटल मार्केट, ये तो कौन सा मार्केट है, कैपिटल मार्केट। एक और दूसरा मार्केट होता है, फाइनेंस मार्केट का एक और दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं मनी मार्केट। एक तो है कैपिटल मार्केट, और दूसरा कौन सा होता है, मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अल्पकाल के लेन देन होते हैं। अभी तक ये काम कर रहा था किसमें, कैपिटल मार्केट में काम करता था, मनी मार्केट में इसने काम करना नहीं शुरू किया। थोड़े दिनों बाद में इसने काम करना शुरू कर दिया किसमें, मनी मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर ये बन गया ब्रोकर मनी मार्केट का। मनी मार्केट में क्या होता है कि बैंकों के बीच में जो लेन देन होता है, बैंक जो होते हैं उन बैंकों को पैसों की जरूरत होती है कई बार, कई बैंक हैं, उस बैंक के अंदर उसके पास में मान लो डिपॉजिट आ नहीं रहा है, और मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, और इतना पैसा आया नहीं है, तो बैंक को पैसों की जरूरत है। एक कोई दूसरा बैंक हो सकता है जिसके पास बहुत सारे जमा कराने वाले लोग आए हैं,
और उसके पास मांगने वाले नहीं आए, तो दूसरे बैंक के पास में पैसे हैं, एक बैंक के पास पैसे नहीं है। जैसे मान लो ये एसबीआई है, इस एसबीआई के पास पैसे नहीं है, इसको पैसे चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। कितने करोड़ रुपए चाहिए? 1000 करोड़ रुपए चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है। तो ये एसबीआई वाले क्या करेंगे, सीधे किसी दूसरे बैंक से नहीं मांगेंगे, ये पहले किससे संपर्क करेंगे? ब्रोकर से। जो भी पैसों का लेन देन होता है, बड़े जो लेन देन होते हैं उन सब में बीच में ब्रोकर होता है। तो यहां पर भी ये जो एसबीआई है, इसको चाहिए 1000 करोड़ रुपए, तो ये किससे संपर्क करेंगे? ब्रोकर से। ब्रोकर कौन है? हर्षद मेहता। तो इसको कहेंगे, इसको फोन करेंगे, फोन करके कहेंगे भाई 1000 करोड़ रुपए चाहिए, व्यवस्था कर सकते हो क्या? तो ये कहता था कि हाँ व्यवस्था कर दूंगा। उस जमाने में ये होता था कि ये व्यवस्था करने के अंदर आप टाइम ले सकते हो, जैसे लगभग 15 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। तो इसने कहा व्यवस्था कर दो, 15 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं। और पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, पैसे लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसे कोई पैसे नहीं देगा। पर और गिरवी क्या रखना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसैक। इस बैंक के पास में जीसैक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है पहले से। तो ये ये क्या करता है बैंक? ये बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है हर्षद मेहता को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास आ गई? हर्षद मेहता के पास। हर्षद मेहता उसके बाद में अब ढूंढेगा कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा बैंक जो कि इतने पैसे दे सके। जैसे मान लो इसको मिल गया ये एचडीएफसी, इससे इन्होंने बात की एचडीएफसी वालों से, 1000 करोड़ रुपए चाहिए और 15 दिन के लिए, 15 दिन में तो सेटल करना है, 1 महीने में लौटा देंगे वापस पैसे, 1 महीने के लिए चाहिए। ये 30 दिन का ट्रांजेक्शन है, अल्पकाल का है, मनी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे छोटे होंगे, तो 30 दिन का ट्रांजेक्शन होगा। तो ठीक है, ये कहेंगे कोई बात नहीं, आप तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाके दे दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्होंने ले ली, इसके बदले में इन्होंने 1000 करोड़ रुपए किसको दे दिए? हर्षद मेहता को दे दिए। हर्षद मेहता ने ये पैसा ले जाकर एसबीआई को दे दिया। और इस पूरा, क्योंकि इनको पैसा लाके दिया है, तो इसके लिए ये क्या करेगा? कुछ कमीशन चार्ज करेगा, एसबीआई से भी लेगा और इनसे भी लेगा, क्योंकि इनका पैसा उसने उधार में दिलवाया। थोड़े दिनों बाद में ये लोग ब्याज सहित अपने पैसे वापस दे देंगे इसको, हर्षद मेहता को। हर्षद मेहता पैसा किसको पहुंचाएगा? यहां पर। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है छुड़वा लेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद के पास लाएगा और वापस किसको दे देगा? एसबीआई को। ये इस तरीके से जो है वो मनी मार्केट में क्या होता है? काम होता है। मनी मार्केट में इस तरीके से कार्य किया जाता है। अब फिर ये भी वापस सामान्य जिंदगी। अब हर्षद मेहता ने क्या किया कि भाई इसको, ये एसबीआई वालों को पैसे चाहिए 1000 करोड़ रुपए, तो इन्होंने क्या किया? 1000 करोड़ की डिमांड रखी इसके पास में और इसको दे दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जा कर दी किसको? एचडीएफसी को। ये पकड़ो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसैक, और इन्होंने दे दिया इसको 1000 करोड़ रुपए। अब इसने इन एसबीआई वालों को कहा कि 15 दिन में लाके दूंगा। पैसा कितने दिन में लाके दूंगा? 15 दिन में। और इसको ये पैसा मिल गया 5वें दिन ही, 5th डे, यानी 10 दिन अब ये पैसा किसके पास पड़ा है? हर्षद मेहता के अकाउंट में पड़ा है। और हर्षद मेहता जो है वो सिर्फ मनी मार्केट में डील नहीं करता, ये कैपिटल मार्केट में भी डील करता है। यानी ये ब्रोकर है किस चीज का? शेयर मार्केट का भी है। तो इसने क्या किया कि 1000 करोड़ रुपए तो पड़े ही हैं, पड़े पड़े पैसों का क्या करना, इसको किसमें लगा दो? शेयर मार्केट में लगा दो। ये पैसे किसमें लगा दिए? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लगाए, और जिसमें शेयर मार्केट में जिस शेयर के पीछे इसने लगाए कि भाई एक शेयर अपन को तो चुनना है और अपन को उसी को खरीदना है, 1000 करोड़ से वो शेयर जो है क्या कर लो? खरीदो। और सीधे 1000 करोड़ मत लगाओ, शुरू में जैसे 500 करोड़ रुपए लगाओ कि 500 करोड़ से एक कंपनी का शेयर खरीदेंगे। अब 500 करोड़ में एक कंपनी के बहुत बड़े शेयर आ जाएंगे, खूब बड़ी मात्रा में आ जाएंगे। खूब बड़ी मात्रा में आपने अकेले ने खरीद लिया तो शेयर्स जो है उसकी तो सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगी और उसकी जो प्राइसेस है वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और प्राइसेस जैसे बढ़ने लगेगी तो वो शुरुआती दिन थे, और शुरुआती दिन जैसे अभी भी लोगों को इतना कोई फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो उस समय जो इवन शेयर मार्केट में काम करते थे उनको भी नहीं होता था। वो भी क्या है, ऐसे लालच में भागते थे, अरे ये शेयर भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, अरे लो लो ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो। तो वो लोग उस शेयर को खरीदने लगते हैं तो वो शेयर क्या होगा? और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, उसके बाद ये और 500 करोड़ डाल देगा तो शेयर की कीमत और बढ़ा देगा। अब ये कब तक बढ़ाता रहेगा? ये 10 दिन तक, 10 दिन तक ये खेल जो है वो चलेगा। अब 10 दिन तक ये जो शेयर थी, शेयर की कीमत ढंग से उसने बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद में 10वां दिन आया और 10वें दिन इसने क्या कर दिया? सारे शेयर एक साथ बेच दिए। अब बड़ी दाम पर बेच दिए, खरीदा था तब तो बहुत कम दाम पर खरीदा था और बहुत बड़े दाम पर खरीदी, और बड़े दाम पर खरीदने से ये आपके 1000 करोड़ हो गए 2000 करोड़। और इसको कितने दे दिए? 1000 करोड़। ईमानदारी का काम है भाई, आपको 15वें दिन लाके देना था, मैंने लाके दे दिए, पकड़ो अपने पैसे। तो एसबीआई वालों को लगा हाँ यार हर्षद मेहता पैसों की व्यवस्था तो करवा देता है, एक बात तो है।
तो इसकी क्रेडिबिलिटी तो ठीक है आदमी की। इन्होंने 1,000 करोड़ ले लिया, उसके बाद में थोड़े दिन ये अपना काम जो भी निकालना है वो निकालेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये वापस इसको देंगे कि ले ये 1100 करोड़ हुए ब्याज सहित, ये 1100 करोड़ ले और वापस दिया उसको और हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाके दे दे। ये कहा हाँ दे दूंगा, पर एक बार पहले इन पैसों को कहां डाला जाएगा, शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में वापस खेल चलाया जाएगा, और खेल से जो है पैसे शेयर मार्केट क्या होगा, अब होगा फिर ये हो गए 2200 करोड़। अब क्या करो, 1100 खुद के पास रखो और बाकी 1100 करोड़ किसको दे दो, एचडीएफसी भाई, एचडीएफसी तुम्हारे ब्याज सहित पैसे हैं, गिन लेना भाई, एक भी पैसा कम नहीं है। हाँ साहब कम तो नहीं है, लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली और इधर दे दी। इस तरीके से इसने क्या किया, कुल मिला के बात यह है कि जो पैसा थोड़े दिन के लिए आपके पास रहा, उस पैसे का यूज आपने कहां पर कर दिया, शेयर मार्केट में कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ कि हर्षद मेहता ने खूब पैसा कमा लिया, एकदम से वो बहुत रईस हो गया, एकदम से जो है वो खूब मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे। इसलिए जैसे कई कंपनियों के तो शेयर्स उसने बहुत ही ज्यादा भगा दिए। जैसे एक कंपनी थी एसीसी सीमेंट, तो एसीसी का जो शेयर था ये 200 रुपए का शेयर था। कितने रुपए का खरीदा था, हर्षद मेहता ने जब खरीदा था 200 रुपए का शेयर था। हर्षद मेहता ने इसको इतना खरीदा कि इसको 9,000 रुपए का बना दिया। ये शेयर कितने में बेचा, 9,000 रुपए में। 200 रुपए का शेयर कहां तक पहुंचा दिया, 9,000 रुपए तक, जो है 9,000 रुपए तक इसने पहुंचाया। फिर इसने अभी भी कुछ नहीं है, यहां तक रुक जाता तो बात ही नहीं थी, ये भी सामान्य जिंदगी है, मेंटोस तो अब शुरू होगी। अब क्या हुआ कि ये जो बैंक है, इन बैंकों ने लगाई होशियारी, क्योंकि उस समय इतना जो रेगुलेशन इतना खास हुआ नहीं करता था, तो बैंकों ने थोड़ी होशियारी लगाई। बैंकों ने कहा कि यार देखो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको ऐसे किसी दूसरे आदमी के हाथ में देना और दूसरे बैंक के पास देना और उसको लाना ले जाना, इसमें डैमेज वेमेज हो गई, कोई जल गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कतें हो जाएगी भाई। इसमें तो आपका पैसा पड़ा है ना, ये तो उधार वाला वो पैसा है जो कि आपको गवर्नमेंट से लेना है वापस, तो यहाँ तो नुकसान हो जाएगा अगर इसको डैमेज हो गया तो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर उधर कहाँ भेजते रहते हो इसको। तो किसी ने कहा हाँ यार बात सही भी है, तो क्या करें, तो ऐसा कहो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो अपने पास रखो, जैसे मान लो ये 1,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये तो हम अपने पास में रखेंगे, इसके बदले में हम जो ब्रोकर होगा, इस ब्रोकर को देंगे एक रिसीट, एक रसीद देंगे, जिस रसीद को कहा जाएगा बीआर, बैंक रिसीट। क्या नाम कहा जाएगा, बैंक रिसीट। यानी बैंक की एक रसीद है, बैंक की एक पर्ची है, जिस पर्ची पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 1,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है। ये पर्ची किसको दे दी, हर्षद मेहता को। अब हर्षद मेहता क्या करेगा कि जिस भी अगले दूसरे बैंक से आपको पैसे लेने हैं उसको ये पर्ची देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा, ये पर्ची दे देगा, ये बीआर दे देगा, और ये बैंक इस बीआर पे भरोसा करेगा, और भरोसा करते हुए इनको पैसा दे देगा, और ये पैसा जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी दिन इधर ले जाके और फिर किसको दे देगा, इस तरफ दे देगा। अब क्या हुआ कि इस तरीके से वापस वही डील जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली तरीके से काम चल रहा था। थोड़े दिनों में हर्षद मेहता ने क्या किया कि ये जो बैंक रसीद है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, तो उसको तो क्या उसकी नकल करना पॉसिबल नहीं था। बैंक रसीद जो है वो इतनी कोई खास है नहीं, खास नहीं है तो जारी कौन कर रहा है, बैंक जारी कर रहा है, तो इसने कर ली इसकी नकल और नकली बना ली बैंक रसीद। अब इस एसबीआई को पैसे चाहिए ही नहीं, ना कोई एसबीआई पिक्चर में ना कुछ और है, अकेला पिक्चर में कौन है, हर्षद मेहता, और उसके पास में क्या है, बैंक। बैंक रसीद किसकी है, एसबीआई की नहीं है, खुद ने बनाई है, नकली है, नकली है, और नकली बैंक रसीद जाके किसको दे दी, इधर एचडीएफसी को दे दी, क्योंकि एचडीएफसी से हमेशा लेन देन यही करता है, ये लेन देन करता है, तो इनका भरोसा भी है कि अरे यार हर्षद ने लाके दी है, इसका मतलब सही लाके दी है, और लाके दिए तो इसने ये बैंक रसीद इधर इनको दे दी, और इसके बदले इसने दे दिए पैसे। अब पहले तो 15 दिन तक रहते थे पैसे, अब कितने दिन तक रहेंगे, ये आपको 1,000 करोड़ मिले और ये माल डाल दिया आपने शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट को जो है वो खूब ऊपर चढ़ा दी, और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई सारी बैंक रसीद बना दी, और इधर एसबीआई वालों को चिपका दिया कि यार वो एचडीएफसी को पैसे चाहिए, और ये पकड़ो बैंक रसीद, और तुम दो मुझे पैसे, और ये पैसे सब मैं कहां लगाऊंगा, शेयर मार्केट, सारे पैसे कहां लगा दूंगा, शेयर मार्केट। तो ये बैंक रसीद जो है वो, इस बैंक रसीद के कारण इसने ये नकली बनाई, और नकली बनाकर बैंकों को नकली देता था, उनसे लेता था। हालांकि इसका काम था ईमानदारी का, कि जैसे 15 दिन का इसने टाइम दिया है कि 15 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे, तो 15 दिन में कमा कुम के जो भी पैसा है वो वापस किसको दे देता था, इधर, ताकि बैंक और किसी को शक नहीं हो कि भाई ये नकली है,
वो इस नकली को भी इतना ट्रीट करता था कि असली है ये, कि मैं तो इसको असली मानता हूं, मैं तो इसकी पूरी इज्जत करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं दिए, नहीं दोगे तो इसको पता लग जाएगा, और इसको पता लग जाएगा तो सारे बैंकों को पता लग जाएगा, सारे बैंकों को पता लग जाएगा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्य जो है वो कार्य करता था कौन? हर्षद मेहता। पर हर्षद मेहता ने फिर ये क्या है कि ऐसा किया तो सही, उसके बाद में इसकी लाइफस्टाइल हो गई बहुत ज्यादा चेंज। इतना पैसा आ गया, तो इतना सारा ज्यादा पैसा आ गया, तो इसके कारण इसने जो है वो मुंबई के अंदर बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, वो भी सी फेसिंग बड़ा बंगला जो है वो खरीदा। उसके अंदर एक गोल्फ कोर्स, मिनी गोल्फ कोर्स जो अंदर ही हुआ करता था, तो बहुत बड़े बंगले में रहने लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लग गया। और फिर उस जमाने की जो सबसे फेमस गाड़ी थी वो लेक्सिस, वो लेक्सिस इसने खरीद ली। तो लेक्सिस उस समय लॉन्च ही हुई थी, 88 में जो है लेक्सिस लॉन्च हुई थी। लॉन्च होने के बाद इंडिया में एक दो ही थी, और उसमें से किसके पास में थी? हर्षद मेहता के पास। और तो पूरे मुंबई में ऐसी चर्चा का विषय था कि एक आदमी है, शेयर मार्केट का कोई बंदा है, बिग बुल है, और ये कहता था कि मैं शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन हूं। तो इसलिए वो जो बिग बुल है और वो शेयर मार्केट से खूब ही पैसा कमाता है, और इतना पैसा कमा लिया कि अब उसने ऐसे ये लेक्सिस वेक्सिस रखना शुरू कर दिया है, और खूब चर्चा का विषय, हर रोज न्यूज़पेपर में और सब जगह आता था। अब क्या हो, जब ये इतनी, जब ऊंचाई पे आदमी चढ़ जाता है ना, तो ऊंचाई पे चढ़ जाता है तो और कोई नीचे से आया हुआ है, तो पहले चौल में रहता था, वो क्या है कि वो ऐसे दिखता जाता है। बाकी तो क्या, बाकी और रहे ऐसे, तो वो दिखता नहीं है कि भाई बाकी अगर कोई अंबानी घूम रहा है या फिर कोई टाटा वाले घूम रहे हैं, बिरला घूम रहा है, तो कोई यार साहब इनके पास तो पैसे हैं ही, क्या है। पर कोई चौल में रहने वाला आदमी और वो अगर लेक्सस में घूमने लग जाए, तो लोगों को लग जाती है दिक्कत, और लोगों को जो है वो जलन बहुत ज्यादा हो। और इसलिए, और भारत के अंदर लोग जो है ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा पहले पकड़ते हैं कि यार ये, इसको कैसे न कैसे इसको नीचे लाओ, क्योंकि लोग जो है खुद के दुख से दुखी नहीं है, किससे है? दूसरे के सुख से दुखी है। कि ये आदमी आराम से कैसे चल रहा है, इसको टिकाओ नीचे। तो एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम था सुचेता दलाल, उसने कहा कि यार ये तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ये पैसा कमाता कैसे है, इसका इसका क्या बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल तो पढ़े समझे इसको। तो उसने क्या किया, इसकी थोड़ी जांच की कि कौन से शेयर्स हैं जिनको ऊपर ये निवेश करता है, वो शेयर्स इतने क्यों भागते हैं, ऐसा क्या करती है वो कंपनियां जिनके शेयर्स के पीछे लोग इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। तो उसने एक दो इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ कंपनियां तो ऐसी पता लगी जिसके अंदर वो कंपनी कुछ भी नहीं करती। कई कंपनियां जिनके शेयर्स ये खरीद रहा है, वो कंपनी जो है वो बंद पड़ी हुई है, कंपनी पे लगा हुआ ताला, उसकी फैक्ट्री पड़ी है बंद। तो कंपनी जो बंद पड़ी है, इसका मतलब जो कोई उत्पादन ही नहीं कर रही, कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, उस कंपनी के शेयर कोई लोग क्यों खरीदेंगे? इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, शेयर को खरीद के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट करने का मतलब ये जबरदस्ती आर्टिफिशियली उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है, और आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ाकर उसके पैसों, उसके जो शेयर की कीमतें, उन कीमतों को बढ़ा रहा है। फिर कि ये शेयर की कीमतें बढ़ाता है, पर बढ़ाने के लिए पैसा कहां से लाता है? फिर पैसा कहां से लाता है? तो साहब इसको बैंक पैसे दे रहे हैं। फिर पता लगा कि ये कैपिटल मार्केट में काम नहीं करता, ये मनी मार्केट में भी काम करता है, और मनी मार्केट में काम करता है तो अच्छा, तो इसका मतलब बैंकों का पैसा है। फिर बैंकों के अंदर थोड़ा बहुत किसी इनसाइडर ने भी इसको थोड़ी टिप दे दी कि भाई एक ऐसा है, झोल हमारे अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ है। और हर्षद मेहता के भी दिक्कत ये हुई कि 92 के आसपास में जो है वो थोड़ा शेयर मार्केट नीचे हो गया, तो जो ये पहले पैसा कमा रहा था उतना पैसा जो है वो थोड़ा नहीं आया, और नहीं आया तो भाई आपने रिस्क बहुत ज्यादा ले ली, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होने लगा। और नुकसान होने लगा तो ये जो पेमेंट करने चाहिए थे इसको टाइम पर, वो पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाया, और पेमेंट जब टाइम पर नहीं कर पाया, उसको डिफॉल्ट करने लग गया, तो थोड़ी इसके ऊपर जो है शक थोड़े और ज्यादा बढ़े। और फिर उसके बाद में उसने, सुचेता दलाल ने बाद में एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दिया, और कि भाई ये तो पूरा फ्रॉड है, स्कैम है, ये तो जो है झूठी है, नकली है सब, और बैंकों के पैसे कौन ले रहा है, ये हर्षद मेहता इस तरीके से बैंकों के पैसे जो है वो ले रहा है। तो और जैसे ये खबर आई, उसके बाद में और ज्यादा चर्चा का विषय हो गया, पूरे भारत के अंदर ही हो गया, और भारत में उसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे तो फिर कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते ही देखो लोग जो है इस प्रकार के घोटाले करने लग गए, और इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसके पीछे सीबीआई लगा दी। तो हर्षद मेहता के पीछे लग गई सीबीआई ने कर लिया इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो इसने देखा यार बाहर निकले कैसे, हालांकि पॉलिटिशियंस वगैरह से अच्छे लिंक थे, परंतु जब बुरे दिन आते हैं तो ये लिंक विंक कोई काम नहीं आते, ये लिंक विंक सब मिथ्या है। ये लिंक जो है वो आप अपने लिंक खुद ही हो, आप अपने अलावा और किसी लिंक के ऊपर भरोसा मत करो। आप जब तक हो तब तक दूसरे हैं, और आप नहीं हो तो फिर दूसरा भी नहीं है। तो इसलिए इसने पर उस समय जब इसके बुरे दिन आए तो इसने कई लिंक्स जो थे उनके से कोशिश की, परंतु कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इसको लगा यार क्या बात है, जब तक मेरे अच्छे दिन थे, मैं अच्छा काम कर रहा था, तब तो सब साथ में थे, और कई लोगों को मैंने खूब पैसे वैसे दिए,
और ऐसा घटना है। तो इसने क्या किया, अपना एक वकील किया, और वो वकील किया राम जेठमलानी को। राम जेठमलानी जो है वो भारत के अंदर उन वकीलों में से जिन्होंने सारे कंट्रोवर्शियल केस लिए अपनी जिंदगी के अंदर। सारे केस कैसे लिए हैं? कंट्रोवर्शियल, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, जिन केसेस को कोई लेने को तैयार नहीं है, राम जेठमलानी खड़े होते मैं ले लूंगा। आसाराम बापू को कोई बचाने को तैयार नहीं था, राम जेठमलानी का मैं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी को जो है वो वकील नहीं मिले? वकील मैं बैठा हूं, वकील मैं बन जाऊंगा। तो वकील जो है जितने कंट्रोवर्शियल केस हैं वो सारे किसने लिए हैं? राम जेठमलानी। तो राम जेठमलानी बन गए किसके वकील? हर्षद मेहता के। हर्षद मेहता के वकील बने। राम जेठमलानी ने हर्षद मेहता को एक सलाह दे दी, और वो थोड़ी गड़बड़ी दे दी। सलाह ये दी कि तू एक काम कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तू आरोप लगा रिश्वत का। किस पे लगा? प्रधानमंत्री पर, कि मैंने प्रधानमंत्री को रिश्वत दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा दे, और आरोप लगा देगा तो सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। बैकफुट पे आ जाएगी तो तेरे ऊपर जो भी केस वेस चला रहे हैं ये लोग पीछे हट जाएंगे। तो इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने आरोप लगाया कि मैंने प्रधानमंत्री को जो है वो रिश्वत दी है 2.5 करोड़ रुपए, और क्या मैंने खुद ने बैग जो है वो ले जाकर प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाकर कमरे में मैंने खुद ने दिए हैं पैसे। अब इतना बड़ा आरोप आपने प्रधानमंत्री पर लगा दिया। प्रधानमंत्री पर लगा दिया, जो थोड़े बहुत जो लोग फोन उठा रहे थे उन्होंने भी फोन उठाने बंद कर दिए। और अब आपने मतलब सीधा पंगा किससे ले लिया है? सरकार से सीधा पंगा ले लिया है। और सरकार से सीधा पंगा लेना जो है वो बहुत हानिकारक है भारत के अंदर। भारत में आप सीधे सीधे सरकार से पंगे होंगे नहीं ले सकते हो। तो सरकार ने लगा दी क्या? सीबीआई को कहा कि और लगो भाई इसके पीछे, ये आदमी बचना नहीं चाहिए। तो फिर सीबीआई लगी इसके पीछे, तो इसके केस बनाए, केस थोड़े कठोर बनाए, कठोर हुए, थोड़ी दिन जेल में रहा। फिर बाद में और खूब सारी कोशिश की कि भाई किसी तरह जमानत हो जाए। और जैसे ही जमानत होती थी, जमानत होती ये जेल से बाहर आता तो सीबीआई वाले तैयार खड़े रहते कि जमानत हो गई? क्या? हाँ साहब हो गई, तो आओ बैठो वापस गाड़ी में, बिराजो इधर। क्यों? अरे एक और केस है उसके अंदर गिरफ्तारी, फिर से गिरफ्तार कर लिया, फिर से गिरफ्तार, वापस जेल में। फिर वापस पूरे घर वाले सब लगे कि यार कैसे जमानत तो कराओ, जमानत तो कराओ। फिर से जमानत हो, जैसे जमानत हो जेल से बाहर निकले सीबीआई के, हो गई जमानत? क्या हो गई? लो चलो ये रहा रास्ता, वापस बैठो। तो इसको घुमाते गए कि परेशान हो गया ये कि किसी तरीके से जमानत नहीं हो रही। बाद में जाकर कोई खूब कोशिशें की कि यार किसी तरीके से जमानत तो करने दो भाई, आदमी को और कितना परेशान करोगे अब। तो फिर इसकी जमानत हुई, जमानत होकर बाहर आया। बाहर होकर उसने वापस थोड़ा बहुत सेटलमेंट किया कि वापस अपन कैपिटल मार्केट का काम शुरू करते हैं, और उसमें ये जो अपने ब्रोकरशिप है वो ब्रोकरशिप फिर से शुरू करें। फिर इनके इसके क्या एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय के द्वारा एक और घोटाला कर दिया गया, और वो एम्प्लॉय का घोटाला किया गया तो वो भी किसके माथे आ गया? वो भी हर्षद मेहता के। भाई एक बार क्या होता है, आदमी फेमस हो जाता है ना, कोई आप गलत काम कर दो तो फिर सारे गलत काम आपके ही हैं। तो हिस्ट्री सीटर होते हैं ना ये लोग, जो जैसे कई ये जो चोर वोर होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, जब भी कोई चोरी होती है तो सबसे पहले उनको पकड़ लेते हैं। तो वो हमेशा परेशान नहीं रहते हैं, कह रहे यार ये क्या तरीका है, ये इस बार मैंने नहीं की है, की नहीं की हो, तेरे तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे। उसके तो हर चोरी पे पड़ने हैं, हर चोरी के ऊपर उस व्यक्ति को तो जो है वो पकड़ा ही जाएगा। तो वैसे ही कोई भी घटना घटी तो किसने की होगी? हर्षद मेहता ने की होगी। और किसने की होगी? तो हर्षद मेहता को फिर से गिरफ्तार कर लिया, फिर से गिरफ्तार किया, और उसके बाद में ये वहां जेल में रहा। जेल के अंदर आ गया इसको हार्ट अटैक आने के बाद में इसको वहां थाने के एक जो लोकल हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल तो कहीं का था, तो डिस्पेंसरी थी, उस डिस्पेंसरी में लेके गए। वहां पर कोई मेडिकल केयर मिली नहीं, और मेडिकल केयर नहीं मिली तो 2001 में इसकी हो गई मृत्यु। इस तरीके से बिना मेडिकल अटेंडेंट के एक आदमी जो चौल से निकला था, मुंबई का सी फेसिंग बंगला लिया, भारत की पहली दूसरी लेक्सस ली, मुंबई का सबसे अमीर आदमी बना, शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन बना, बिग बुल बना, और फिर डेथ कहां पर हुई? थाने के उस जो सिविल हॉस्पिटल था, उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर इसकी डेथ हुई। तो इस तरीके की कहानी है वो किसकी है? हर्षद मेहता। अब हर्षद मेहता के ने सही किया गलत किया? ये क्या ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं है, पैसे ले रहा है शेयर बाजार में लगा रहा है, तो आपके नियम ही ठीक नहीं है, तुम नियम अच्छे बनाओ। और ऐसा किसी को मारपीट तो रहा नहीं है, शेयर बाजार में तो लगा रहा, कमा कमा के दे ही रहा है, इनको एसबीआई वालों को तो दिए ही है। और बैंक क्या करता है? बैंक के कौन से खुद के पैसे हैं? बैंक भी तो जनता से पैसे लिए हैं, और जनता का पैसा लेकर अगर ये आदमी कमाकर आपको वापस दे देता है, कैसे भी कमा रहा है, अगर उसे वापस दे रहा है तो बैंक को तो प्रॉफिट ही हो रहा है। और बैंकों ने कई बार खूब प्रॉफिट कमाया था इससे, कि इस तरीके से ये जो घटनाक्रम हो रहा था इससे थोड़ा, हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा नियमों का उल्लंघन है, तो सजा मिल सकती थी,
छोटी मोटी सजा दे देते भाई। कोई व्यक्ति होता है, उसको सजा कैसी मिले, कितनी की मिले, उसका जो भी गलती है उसकी प्रोपोर्शन में सजा मिले। पर अपन ऐसे कहते हैं नहीं, तूने एक गलती कर दी, अब तेरा जीवन खत्म, अब हम तेरे को जीने नहीं देंगे। हाँ, बैंक भी क्या करते हैं, जनता का पैसा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लोन दे देते हैं और लोन से वापस पैसा इधर देते हैं। तो बैंक भी तो आगे पैसे दे रहा है, और बैंक भी पैसे आगे कई रिस्की एरियाज में देता है। एसबीआई वालों ने विजय माल्या को लोन दिया ही है, तो एसबीआई वाले फिर फ्रॉड हो गए क्या? वो फ्रॉड नहीं हुए। तो हर खाल मतलब उस सीरीज को तो तुम देखोगे तो लास्ट आते आते तुम्हें खुद को ये लगेगा कि नहीं यार, ये जो है वो हर्षद मेहता इतना भी बुरा आदमी नहीं था, इतना भी गलत नहीं है, इसके साथ थोड़ा ज्यादा गलत हुआ है। और ये सुचेता दलाल जो है ये है खराब, ये जो बुरी है ये सुचेता, क्योंकि उसने क्या सेलेक्टिव लिया उसको। अकेला ये आदमी ऐसा काम कर रहा था ऐसा नहीं था, और भी बड़े बड़े लोग थे जो कि ऐसा कार्य कर रहे थे। भाई अकेला इसी को आइडिया आया कि ये मेरा इनोवेशन है कि ऐसा करें ना, ऐसा नहीं था। मनी मार्केट में और भी दूसरे प्लेयर थे जो कि इस तरीके के काम करते थे, और इस तरीके के काम करते थे, परंतु उनको वो पहले से एस्टेब्लिश थे, और एस्टेब्लिश थे इसलिए उनको तो छेड़ा नहीं गया। अकेले टारगेट किसको किया गया? हर्षद मेहता को टारगेट किया गया। और वो टारगेट क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति से जो है वो निकलकर इतना ऊपर पहुंचा हुआ था, और वो उसकी लाइफस्टाइल के कारण। जो अपन आगे जो बैंकिंग पढ़ेंगे, और बैंकिंग में आप मैं बताऊंगा तुमको, विजय माल्या भी बुरा नहीं था। विजय माल्या को भी टारगेट जो है उसकी लाइफस्टाइल के कारण ही टारगेट किया है। बाकी विजय माल्या के लोन तो क्या क्या लोन है, 6,000 करोड़ का लोन है मात्र, मात्र ही है। भारत के अंदर 54,000 करोड़ के लोन एनपीए करके बैठे हैं लोग बाग, इंडिया में ही रहते हैं, कहीं भागे नहीं है। 54,000 करोड़ का लोन नहीं चुकाया बैंक का, और कहां रहते हैं? भारत में ही रहते हैं। और विजय माल्या ने कितना नहीं चुकाया? 6,000 करोड़ का। परंतु उसको बदनाम इतना ज्यादा कर दिया कि हर बच्चा बच्चा जानता है कि भाई एनपीए के नाम कर दो, बैंकों का पैसा कौन खा गया? विजय माल्या खा गया। पर वो भी, उसको भी सेलेक्टिव टारगेटिंग जो, और सेलेक्टिव टारगेटिंग क्यों है? लाइफस्टाइल के कारण, कि भाई आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरीके की है जिसकी वजह से आपको ऐसा टारगेट किया जा रहा है। खैर ये था कौन? हर्षद मेहता। और इसलिए हर्षद मेहता क्योंकि शेयर्स को क्या करता था, हमेशा ऊपर ले जाता था, इसलिए इसको क्या कहते थे? ये कैसा इन्वेस्टर था? बुल इन्वेस्टर था। और बुल में भी क्योंकि बहुत ऊपर ले जाता था इसलिए ये बिग बुल था। देखो निवेशक, निवेशक इन्वेस्टर्स, निवेशक दो प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। निवेशक दो प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला वास्तविक निवेशक, रियल इन्वेस्टर्स। वास्तविक निवेशक, रियल इन्वेस्टर्स। वास्तविक निवेशक, रियल इन्वेस्टर्स, ये दीर्घ काल के लिए निवेश करते हैं। दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये दीर्घ काल के लिए निवेश करते हैं। दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये दीर्घ काल के लिए निवेश करते हैं तथा लाभांश के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। एंड वांट्स टू अर्न मनी थ्रू डिविडेंड। तथा लाभांश के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। एंड वांट्स टू अर्न मनी थ्रू डिविडेंड। तथा लाभांश के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। एंड वांट्स टू अर्न मनी थ्रू डिविडेंड। ठीक है, तो ये तो कौन से हैं? वास्तविक, रियल। फिर हैं सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर्स। स्पेक्युलेटर्स ये अल्पकाल के लिए निवेश करते हैं। दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ये अल्पकाल के लिए निवेश करते हैं। दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ये अल्पकाल के लिए निवेश करते हैं तथा शेयर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव, एंड वांट्स टू अर्न मनी, वांट्स टू अर्न मनी थ्रू फ्लक्चुएशंस इन शेयर प्राइसेस। तथा शेयर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से धन कमाना चाहते हैं। एंड वांट्स टू अर्न मनी थ्रू फ्लक्चुएशंस इन शेयर प्राइसेस। तथा शेयर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से धन कमाना चाहते हैं।
and wants to earn money through fluctuations in share prices. शेयर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से धन कमाना चाहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला बुल या तेजड़िए, बुल या तेजड़िए। ये क्या होते हैं? बुल। ये शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू पुश शेयर मार्केट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू पुश शेयर मार्केट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। बुल के बाद में बियर, मंदड़िए। ये शेयर बाजार को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू पुल शेयर मार्केट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये शेयर बाजार को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू पुल शेयर मार्केट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक तो ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है और एक नीचे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। तो बियर और बुल ये होते हैं कौन से निवेशक? सट्टेबाज। एक प्राथमिक बाजार के अंदर भी कुछ सट्टेबाज होते हैं, ये तो सेकेंडरी मार्केट के हैं। प्राइमरी मार्केट में भी ये होते हैं जिनको कहते हैं स्टैग। क्या नाम दिया जाता है? स्टैग। एक और लिख लो, नोट बना के ऐसे लिखो, नोट और फिर स्टैग। ये प्राथमिक बाजार के निवेशक हैं। दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। ये प्राथमिक बाजार के निवेशक हैं। दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। ये प्राथमिक बाजार के निवेशक, दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। ये प्राथमिक बाजार के निवेशक हैं जो कि आईपीओ में निवेश करते हैं। टू इन्वेस्ट इन आईपीओ, जो कि आईपीओ में निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? लगभग सभी आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं और इनको ऐसा लगता है कि भाई कोई भी आईपीओ में निवेश करो, अगर ठीक ठाक आईपीओ है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। और जैसे पहले दिन वो लिस्ट होगा, जब आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में तो लिस्ट होगा, उस दिन बहुत सारे उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे? उच्च कीमतों पर उसके शेयर्स को बेच देंगे। तो ये उसी दिन बेच देते हैं। इनका भी उद्देश्य कोई उस कंपनी का आईपीओ इसलिए नहीं खरीदा इन्होंने कि ये लंबे समय के लिए उस कंपनी के साथ बना रहना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? आईपीओ लेना चाहते हैं, प्राइमरी मार्केट में खरीदना चाहते हैं और सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच देना चाहते हैं। और वो भी बाद में नहीं, उसी दिन, सेम डे, जिस दिन सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ उसी दिन शेयर्स को क्या कर देंगे? वो बेच देंगे। तो ये होते हैं स्टैग। फिर देखो, शेयर की जो खरीद और बिक्री होती है, इस खरीद और बिक्री को कहा जाता है ट्रेडिंग। शेयर्स की जो खरीद और बिक्री है इसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब खरीदना और बेचना। अब ये जो ट्रेडिंग होती है ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक तो कौन सी होती है? स्पॉट, और दूसरी होती है फ्यूचर। अब इसको समझो, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी लेन देन है वो स्पॉट कब होगा? जैसे हम सामान्य जीवन के अंदर भी अपन खरीद बिक्री करते रहते हैं। मान लो आप कोई स्टेशनर्स की दुकान पर गए और स्टेशनर्स की दुकान पर जाकर तुमने कहा कि भाई साहब ये एक रजिस्टर देना देखें, और पूछा पहले कितने रुपए का है, तो उसने कहा कि ये ऐसे 20 रुपए का है। तो 20 रुपए का है, एक रजिस्टर है, और आपने कहा हाँ ठीक है तो एक दे देना। एक रजिस्टर किस कीमत पर? 20 रुपए। यानी आपने एक ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर कितने का है? एक रजिस्टर का क्वांटिटी तो एक है और प्राइस है 20 रुपए। एक रजिस्टर का 20 रुपए में आपने ऑर्डर दिया, वो व्यक्ति उसी समय वो निकालेगा और आपको दे देगा, और वो डील हो गई पूरी। आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपको रजिस्टर दे दिया, लेन देन हो गया और मामला आप अपने घर, और वो अपना काम कर रहा है। ये तो लेन देन उसी समय पूरा हो गया, जिस समय डील हुई उसी समय क्या कर दिया गया? लेन देन को पूरा भी कर दिया गया। इसको तो क्या कहते हैं अपन? स्पॉट, ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट, उसी समय लेन देन जो है वो पूरा हो गया।
एक होता है फ्यूचर की डील। फ्यूचर की डील क्या होती है? जैसे मान लो कि आपको कोई कमरा लेना है, आपको रहना है और कमरा लेना है, कमरा आपने देखा कहीं पर और उससे मकान मालिक से बात की कि भाई साहब ये कमरा है और ये हमें चाहिए। वो बताएगा रेट कि ये कितने रुपए में मिलेगा। अब उसने मान लो कि रेट बताई 8,000 रुपये बता दिया आप, 8,000 रुपये में आप और वो दोनों एग्री हैं। पर आप ये कहोगे नहीं साहब मेरे को अभी नहीं चाहिए, मेरे को ये कमरा चाहिएगा फरवरी में, अभी नहीं चाहिएगा, मैं कोचिंग करूंगा, कब करूंगा वो फरवरी में करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आज ही बुक कर दूं कमरा। तो इसलिए फरवरी में कमरा चाहिए, आज के डेट में आपने बुक कर दिया और आपने कहा कि मैं 1 फरवरी से आपके यहाँ पर आ जाऊंगा और मेरे को आप इस 8,000 रुपये में ये कमरा दोगे। अब वो कहेगा कि भाई इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ एडवांस देना पड़ेगा, कोई साई दो, होते हैं ना बड़ों, कोई बुकिंग करते हैं तो साई के पैसे देते हैं। तो बस वो बुकिंग का आपको पैसा या कुछ एडवांस मनी जो है वो देनी पड़ेगी। एडवांस मनी देने के बाद में क्या होगा, आप भविष्य के अंदर 1 फरवरी को जाओगे और आपको वो कमरा मिल जाएगा। अब ये डील कहाँ की है? भविष्य की। ये डील किसकी है? ये फ्यूचर की डील है। और फ्यूचर की डील है तो इसको, ऐसे ट्रेडिंग को क्या कहते हैं अपन? फ्यूचर ट्रेडिंग। आप अभी के लिए नहीं खरीद रहे हो, किसके लिए खरीद रहे हो? भविष्य के लिए। और ये जो फ्यूचर की जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प है। किस बात का विकल्प है? कि आप चाहो तो डील को कैंसिल भी कर सकते हो। मतलब आपने कहा तो है कि मैं फरवरी में आऊंगा और आप नहीं आओ, नहीं आओ तो क्या होगा? नहीं आओगे तो फिर वो आपको जो आपने टोकन मनी दी थी या जो साई के पैसे दिए थे वो वापस नहीं करेगा, वो आपके गए। ठीक है, तो साई के पैसे चले जाते हैं। वैसा यहां पर भी होता है। अगर आप डील कैंसिल करते हो, डील कैंसिल करते हो तो आपने जो भी पैसा पहले पे किया है, इसको टोकन मनी या मार्जिन मनी कहते हैं, वो पैसा जो है आपको वापस नहीं दिया जाता। ये डील क्या होती है? फ्यूचर। तो एक तो होती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी कौन सी होती है? फ्यूचर। अब देखो सामान्य जो स्पॉट ट्रेडिंग है, सामान्यतः अपन ने जो मैंने भी ये रजिस्टर का एग्जांपल दिया, अब यहां तो क्या है कि वो रजिस्टर सामने पड़ा था तो लाके दे दिया, पर शेयर जो है उसे सामने तो पड़े नहीं है, शेयर क्या करने पड़ेंगे? कहीं और से लाके देने पड़ेंगे आपको। तो इस शेयर्स की जो डिलीवरी होती है इसमें कितने दिन का समय लगता है? 2 दिन का समय लग जाता है। कितने दिन का टाइम पीरियड लगता है? 2 दिन का टाइम पीरियड लगता है। इसलिए इसको कहते हैं T+2। इस नियम को क्या कहते हैं? T+2। कि आपको 2 दिन के अंदर शेयर्स की डिलीवरी करनी है, कि जो शेयर है वो शेयर जिसको खरीदार है उस खरीदार तक कितने दिन में पहुंचाना है? 2 दिन तक पहुंचाना है। तो इसमें T+2 का नियम काम करता है। लिखो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शेयर की खरीद और बिक्री, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर की खरीद और बिक्री ट्रेडिंग कहलाती है। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इज कॉल्ड ट्रेडिंग। शेयर की खरीद और बिक्री ट्रेडिंग कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। इट्स ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है स्पॉट ट्रेडिंग। पहली तो है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? लिखो, जिस समय सौदा किया जाता है, डील इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डन। जिस समय सौदा किया जाता है उसी समय इसे पूरा भी किया जाता है। डील इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डन। जिस समय सौदा किया जाता है उसी समय से पूरा भी किया जाता है। डील इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डन। इसमें T+2 का नियम कार्य करता है। इसमें T+2 का नियम कार्य करता है। रूल ऑफ T+2 अप्लाइज इन इट। इसमें T+2 का नियम कार्य करता है। रूल ऑफ T+2 अप्लाइज इन इट। अर्थात शेयर की डिलीवरी 2 दिन में करनी होती है। इट मीन्स शेयर्स नीड टू बी डिलीवर्ड इन 2 days। शेयर की डिलीवरी या शेयर का भुगतान 2 दिन में करना होता है। शेयर की डिलीवरी 2 दिन में करनी होती है।
शेयर्स नीड टू बी डिलीवर्ड इन 2 days, इसको क्या कहते हैं अपन, T+2 का नियम जो है वो कहते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग ये भविष्य के सौदे होते हैं, दे आर डील्स ऑफ फ्यूचर। एक भविष्य के सौदे होते हैं, दे आर डील्स ऑफ फ्यूचर, जिसे एक निश्चित समय के बाद निश्चित कीमत पर, निश्चित समय के बाद निश्चित कीमत के लिए किया जाता है, विच इज डन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड सर्टेन प्राइस, जिसे एक निश्चित समय के बाद निश्चित कीमत पर किया जाता है। इसके लिए खरीदार के द्वारा, फॉर दिस द परचेजर, क्या लिखा था इंग्लिश में, क्या लिखा है, विच इज डन आफ्टर अ सर्टेन टाइम एट सर्टेन प्राइस। इसके लिए खरीदार के द्वारा टोकन राशि दी जाती है, खरीदार के द्वारा टोकन राशि दी जाती है। द परचेजर, फॉर दिस द परचेजर पेज टोकन मनी, खरीदार के द्वारा टोकन राशि दी जाती है। और इस टोकन राशि को और क्या कहते हैं, इसको मार्जिन मनी भी कहते हैं, इसे मार्जिन राशि भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिन, इसे मार्जिन राशि भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिन मनी। तो मार्जिन पे करना पड़ता है आपको, जैसे 20% का मार्जिन होता है। तो अगर आपने ये कह दिया कि मैं SBI के शेयर खरीदूंगा, कितने दिनों बाद में खरीदूंगा, तो 1 जनवरी को खरीदूंगा, 1 जनवरी 2023 को SBI के 100 शेयर्स खरीदूंगा। किस प्राइस पे खरीदूंगा, ये उसमें जो आप शेयर्स खरीदते हो तो वो बताते हैं कि भाई किस प्राइस पर मिल रहे हैं अभी, उस पर आप खरीदने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो जैसे मान लो कि उन्होंने कह दिया 50 रुपए में खरीदूंगा, तो 50 रुपए की कीमत पर आपको 1 जनवरी को कितने शेयर मिल जाएंगे, 100 शेयर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, अगर ये ऑर्डर आज आपने प्लेस कर दिया तो। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 100 शेयर के लिए 50 के हिसाब से कितनी कीमत हो गई है, 5,000 रुपए। तो इसका 20% आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पे करना पड़ेगा, 20% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। अब 1 जनवरी को अगर SBI का शेयर 200 रुपए का हो गया है, मार्केट में मिल रहा है 200 रुपए का, तो भी आपको कितने का मिलेगा, 100 रुपए का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने पहले से इसको बुक कर रखा है। और अगर ये 50 रुपए का हो गया तो भी आपको कितने का मिलेगा, 100 का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने 100 में बुक कर रखा है। अब इस फ्यूचर में क्या होता है, एक ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस फ्यूचर में आपके पास में होता है एक ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि यार 50 रुपए का ही हो गया ये तो आप क्या कर सकते हो, डील को कैंसिल भी कर सकते हो। और डील को कैंसिल करोगे तो आपको मार्जिन मनी जो है लौटाई नहीं जाएगी, वो जो टोकन राशि आपने दी थी वो नहीं लौटाई जाएगी। इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन। यानी यहां पर फ्यूचर ऑप्शन में जो रिस्क है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। भविष्य के सौदे खेल रहे हो आप, भविष्य में देखने की कोशिश कर रहे हो कि भविष्य में कीमत क्या रहेगी। शेयर मार्केट में भविष्य की कीमत प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या लगा सकते हो कि भाई ऐसा कुछ होगा, शायद ऐसा कुछ हो जाए। अब 100% वैसा हो जाए ये तो कोई भी आदमी नहीं बता सकता, नॉट अ सिंगल वन जो है वो, कोई ऐसा कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो वो नहीं बता सकता। पर जो ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट होगा वो फिर भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा। जो जितना अच्छा एक्सपर्ट होगा वो उतने से अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा। जो जितना ना समझ होगा वो उतना उल्टा प्रिडिक्ट करेगा, होने वाला कुछ और है और वो प्रिडिक्ट करेगा कुछ और कुछ और प्रिडिक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वहां पर नुकसान खाएगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो सामान्य निवेशकों के लिए एडवाइजेबल नहीं होता है कि इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसमें पैसा कौन लगाता है, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, सुबह शाम मार्केट में जीते हैं, शेयर मार्केट खाते हैं, शेयर मार्केट पीते हैं, सब कुछ उनका पूरी जिंदगी जो है वो किसके आगे पीछे चल रही होती है, शेयर मार्केट ही चल रही होती है। वो सोते हैं तो उनको आंकड़े आते हैं सपने में, SBI का शेयर ऊपर चला गया, रिलायंस का नीचे चला गया, उनको और कोई दुनिया में है ही नहीं, उनकी दुनिया और कहीं पर नहीं है। उनकी दुनिया सिर्फ क्या है, वो
शेयर मार्केट है। ऐसे जो लोग होते हैं वो तो फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, पर बाकी लोग जो है इसमें खूब नुकसान खाते हैं, क्योंकि ये थोड़े रिस्की जो है वो थोड़ा ज्यादा है। देखो फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन क्या हुआ? कोई टाइम नहीं हुआ, टाइम तो 15 है, भूल गए क्या? कोई नहीं था, ये तो निर्णय मैं लूंगा। फ्यूचर ऑप्शन, इसमें निवेशक के पास एक विकल्प होता है, इसी में फ्यूचर के अंदर एक सब हेडिंग डालनी है, फ्यूचर ऑप्शन। इसमें निवेशक के पास एक विकल्प होता है, द इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन। इसमें निवेशक के पास एक विकल्प होता है, इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन, कि वह डील को रद्द भी कर सकता है, दैट ही कैन कैंसल द डील, कि वह डील को रद्द भी कर सकता है, दैट ही कैन कैंसल द डील, कि वह डील को रद्द भी कर सकता है। परंतु ऐसी परिस्थिति में, बट अंडर सच कंडीशंस, परंतु ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मार्जिन राशि लौटाई नहीं जाती है, बट अंडर सच कंडीशंस द मार्जिन मनी इज नॉट रीपेड, मार्जिन राशि लौटाई नहीं जाती है, मार्जिन मनी इज नॉट रीपेड। तो इसको क्या कहते हैं अपन? फ्यूचर एंड ऑप्शन। फिर एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, लिखो शॉर्ट सेलिंग। इज नॉट क्या है? इज नॉट रीपेड। अगर लिखो शॉर्ट सेलिंग, ट्रेडिंग का एक तरीका, ट्रेडिंग का एक तरीका है। हाँ तो ये तो दो तो मुख्य हो गए, हाँ तो अब एक और है, ये अन्य लिख दो। कैसे लिख दो तुम? हाँ तीसरा बना दो, अलग से ऐसे लिख दो, नोट बना के लिख दो, या अन्य लिख दो, अन्य करके लिख दो, शॉर्ट सेलिंग सीधे से लिख दो। क्या तीसरा चौथा? ऐसा कि तुम तीसरा चौथा नहीं लिखो, पढ़ोगे नहीं क्या आगे? कि यार ऐसे तीसरा चौथा लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे मैं कैसे पढ़ लूँ इसको? शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो समझो। ट्रेडिंग का तरीका है एक, कि जब खरीद बिक्री होती है तो खरीद बिक्री का एक तरीका होता है कि भाई एक तो क्या होता है कि जैसे अपन शेयर बेचते हैं, तो शेयर बेचने के लिए आपके पास शेयर हो तो बेचो। यहां शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि आपके पास शेयर नहीं होता है फिर भी आप बेच देते हो। तुम्हारे पास में शेयर नहीं है फिर भी तुमने क्या कर दिया? शेयर को बेच दिया। ये कैसे करोगे? ये करते हैं उधार लेकर। सामान्यतः कैसे करते हैं? ये उधार लेकर भी कर सकते हैं, और वैसे बिना की चीजें बेची भी जा सकती है। मान लो कि तुम्हें कोई प्लॉट चाहिए और मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, और तुम्हें मेरे पास प्लॉट नहीं है, और तुमने कहा कि भाई मेरे को प्लॉट चाहिए, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट चाहिए, ऐसा ऐसा इसका स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इस गोपालपुरा बाईपास पे होनी चाहिए। वो दे दिया, जाओ बेच दिया। बेच दिया, आपसे पैसे ले लिए। मैंने, आपने 1 करोड़ का प्लॉट चाहिए था, मैंने कहा कि वो दे दिया आपको, 1 करोड़ रुपए ले लिए। अब मैं क्या करूंगा? अब बेचने वाला बंदा ढूंढूंगा, कौन दे रहा है, और उससे प्लॉट खरीद कर आपको दे दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? पहले बेच भी सकता हूं और बाद में खरीद भी सकता हूं। मेरे पास में नहीं भी हो ना कोई चीज, तो भी क्या की जा सकती है? बेची जा सकती है। बेची जा सकती है क्योंकि आपको डिलीवर करने के लिए कुछ समय मिलता है, डिलीवर करने के लिए समय मिलता है। पर यहां पर सामान्यतया ये कैसे करता है, इसको सामान्य समझने के लिए समझो। ये जो शॉर्ट सेलर होता है वो क्या करता है? ब्रोकर से शेयर्स उधार ले लेता है। ये क्या करता है? ब्रोकर से शेयर उधार लेता है, और उधार लेकर उसको मार्केट में जाकर बेचता है। उधार लिया और उधार लेकर बाजार में क्या कर दिया? उसको बेच दिया। अब जैसे ही शेयर को बेचोगे तो बेचते ही क्या होगा? जैसे मान लो आपने लिया, ये एबीसी कंपनी का स्टॉक लिया, कितने का? 500 का। 500 रुपए में शेयर क्या किया आपने? बेचा है। 500 रुपए में शेयर बेचे, खूब सारे शेयर बेचे। अभी इसमें तो जैसे 10 लिखा है, ये 10 की नहीं, खूब सारी संख्या है। 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है, 500 के भाव से क्या कर दिए? बेच दिए। और जैसे ही 1 लाख शेयर बेचोगे तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ते ही उसकी कीमतें कम होगी, और कीमतें कम होगी तो कीमतें नीचे जाने लगेगी। नीचे जाने लगेगी तो मैं क्या करूंगा? 490 पर, या जैसे इसमें एग्जांपल में दिया 400, तो 400 पे क्या कर दिया? उसको वापस खरीद लिया, और वापस खरीद कर किसको दे दिया? ब्रोकर को उसका शेयर वापस लौटा दिया। अब आपने बेचा तो कितने पे था? 500 पे। 500 में बेचा था और कितने में खरीदा है? 400 में। यानी 100 रुपए का आपको क्या हुआ है? हर शेयर पर फायदा हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? इसको बेचते हो कि भाई इधर से आपने, अब ये कौन करेगा? ये ऐसी ट्रेडिंग कौन करेगा? शॉर्ट सेलर। पर शॉर्ट सेलर में भी बेयर,
भाई ये ज्यादा कीमत पर बेचना और कम कीमत पर खरीद लेना है, तो पहले बेचना है और बेचने का काम कौन करेगा? जो बेयर होगा वो क्या करेगा? वो शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट करे में जैसे 500 करोड़ का शॉर्ट कर दिया, किसी कंपनी को 500 करोड़ का शॉर्ट कर दिया, मतलब उसके खूब सारे शेयर बेच दिए एक साथ, और इतने शेयर एक साथ बेचोगे तो एकदम से धड़ाम से शेयर क्या हो जाएगा? उसका गिर जाएगा। और बेयर क्या चाहता है? शेयर्स को गिराना ही चाहता है, और वो एकदम से शेयर गिरेगा, और गिरते ही उसको मजा आएगा कि वाह गिर गया वाह, और जैसे गिरा तो जैसे नीचे भी गिरेगा तो वो क्या कर लेगा? उसको वापस खरीद लेगा। तो आपने ज्यादा पे बेचा है और कम पर खरीदा है, और कम पर खरीदा तो इस तरीके से इसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। अब पर यहां पर भी रिस्क है। रिस्क क्या है? आपने 500 करोड़ के शेयर आप बेच रहे हो, 500 करोड़ का शॉर्ट कर रहे हो, 500 करोड़ का शॉर्ट कर रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइसेस क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। परंतु अगर सामने कोई बुल बैठा है और वो कहे कि मैं शेयर्स गिरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, ये शॉर्ट कर रहा है, ये शॉर्ट कर रहा है, तो लो, ये 500 करोड़ का शॉर्ट किया है ना, इसने 500 करोड़ के बेचने के लिए आया है, मैं 1000 करोड़ का ऑर्डर दे देता हूं, इसी शेयर का 1000 करोड़ शेयर के चाहिए अपन को शेयर्स, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई से डिमांड बढ़ गई, तो ये नीचे जाने की बजाय क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। 500 रुपए में आपने बेचा है, शाम होते होते हो गए 600 रुपए, और उधर ब्रोकर को लौटाना है शाम तक, तो शाम तक तो कितने में लौटाओगे? 600 रुपए में खरीद में लौटाओगे। 500 रुपए में बेचा था, 600 रुपए में खरीद कर उसको लौटाया, तो हो गए बर्बाद। चलो ठन ठन गोपाल, टाटा बाय बाय। और वो किसके कारण? अगर आप इसमें बड़ी बैट लगाते हो तो जैसे जब ये अरशद मेहता वाला जो था न, तो उसके अंदर उसके सामने एक बियर कार्टेल थी। अरशद मेहता तो बुल में था, और उसके सामने एक बियर कार्टेल थी। जैसे उस स्कैम के अंदर भी देखा होगा तुमने, एक मनु भाई मंदडिया, एक सतीश कौशिक बनता है ना उसमें, मनु भाई मंदडिया, तो ये राकेश झुंझुनवाला, ये जो लोग हैं ये उस टीम के लोग थे। तो ये लोग क्या हुआ करते थे? ये थे बियर, और बियर थे। इन्होंने एक बार कहा कि आज इस हर्षद मेहता को तो रोड पे लाएंगे, और रोड पे लाने के लिए क्या करेंगे? हम शॉर्ट करेंगे, शेयर्स को शॉर्ट करेंगे। शेयर्स को शॉर्ट करेंगे मतलब उन्होंने शेयर्स को लगातार बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया तो इनके हर्षद मेहता वाले जो शेयर्स हैं वो एकदम से गिरने लगे। गिरने लगे तो इनको हो गया टेंशन कि यार अपने शेयर्स गिर रहे हैं, तो क्या होगा? कौन गिर रहा है? कौन शॉर्ट कर रहा है अपन को? तो क्या यार ये मनु भाई लगा हुआ अपने पीछे, तो क्या आज शेयर को गिरने नहीं देंगे, आज तो कुछ भी हो जाए, अपन इसको जितने ही ऑर्डर दे रहे हैं अपने ऑर्डर उससे ज्यादा दो, और अपने सारे शेयर्स वापस खरीद लो। ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जितने बेच रहे हैं अपने सब खरीदो, और अपना ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो शेयर्स वापस गिरने लगे। जैसे गिरने लगे तो उसने मनु भाई ने कहा कि मैं और बेचूंगा। ले तू 1000 करोड़ के खरीदेगा तो ले मैं 1500 करोड़ के बेचने को तैयार हूं। अब क्या करेगा? अब इसने कहा मैं 2000 करोड़ के खरीदने को तैयार हूं। मतलब ये इधर तो ये शॉर्ट कर रहा है, और उधर वो क्या कर रहा है? वो खरीदता जा रहा है। अब खरीदता जा रहा है तो पर खरीदार को पहले पैसे, शॉर्ट करने वाले को तो दिक्कत नहीं है क्योंकि शॉर्ट वाला तो बेच रहा है, बेचने में तो आपको इतनी रिस्क नहीं है। खरीदने में तो क्या पैसे पहले देने पड़ेंगे, और पैसे पहले देने पड़ेंगे तो इधर तो जेब होनी चाहिए आपकी बारी, और इधर उन्होंने लोगों ने सोचा कि आज इस जो अरशद मेहता है इसकी जेब खाली कर देंगे, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आज सारा पैसा जो है वो आउट है इसका, और ये पैसा सारा खत्म कर देंगे क्योंकि ये कब तक खरीदता रहेगा। पर इन लोगों को पता नहीं था कि इसके पास में जेब नहीं है, इसके पास बैंक अकाउंट, बैंक है, बैंक अकाउंट नहीं है, इसके पास क्या है? बैंक है। और बैंक है तो इसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। तुम बेचते बेचते मर जाओगे, ये खरीदते हुए जो है वो रहेगा नहीं, क्योंकि इसके पास वो खरीदो कौन से कोई घर के पैसे लगाने हैं। इधर एक BR दीर और 1000 करोड़ देना, देखें ये लगाओ, ये SBI के लगा दिए, HDFC के, PNB के, जितने बैंकों के लगा सकते थे सबके लगा दो, और मार्केट क्या रखो? हमेशा अप। और मार्केट अप रखोगे तो बर्बाद कौन हो जाएगा? सामने वाले लोग जो, और सामने वाले बर्बाद हो गए। फिर इसीलिए ये जो इसमें भी राकेश झुंझुनवाला जो था वो बहुत होशियार आदमी था, तो उसने क्या किया? अपना पाला पलट दिया। उसने कहा अब मैं बेयर नहीं हूं, अब आज से मैं बुल, अब से मैं क्या हो गया हूं? बुल। तो फिर उसने जो है वो बुल मार्केट में काम करने, उसको लगा कि यार हर्षद मेहता जिस तरीके से खेल रहा है ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। और उसने उसका जैसे अभी तो डेथ हो गई राकेश झुंझुनवाला की, पर वो बताता था कि भाई उस जमाने में मैंने सबसे ज्यादा पैसा जो है 1992 में ही कमाया था। 91-92 का जो टाइम पीरियड है उसमें कहा कि हमने 2-3 महीने के अंदर 35-40 करोड़ रुपए कमा लिए थे, और वो बड़ी मात्रा में कि सब कुछ हमारे पक्ष में चल रहा था, मार्केट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था जो कि हमारे विपक्ष में हो। तो उस जमाने के अंदर इतना पैसा जो है वो पैसा कमाया गया। तो ये किसकी तरफ, किसकी वजह से? इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। लिखो शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलर के पास, शॉर्ट सेलर के पास प्रारंभ में शेयर नहीं होते हैं,
इनिशियली शॉर्ट सेलर डज नॉट हैव एनी शेयर्स, शॉर्ट सेलर के पास प्रारंभ में कोई शेयर नहीं होते हैं। इनिशियली शॉर्ट सेलर डज नॉट हैव एनी शेयर, शॉर्ट सेलर के पास प्रारंभ में कोई शेयर नहीं होते हैं। वह ब्रोकर से शेयर उधार लेता है। ही बोरोज शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर, वह ब्रोकर से शेयर उधार लेता है। ही बोरोज शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर, वह ब्रोकर से शेयर उधार लेता है। ही बोरोज शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर, तथा शेयर बाजार में बेचता है। एंड सेल्स देम इन शेयर मार्केट, तथा शेयर बाजार में बेचता है। एंड सेल्स देम इन शेयर मार्केट, जिसके कारण शेयर की आपूर्ति बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ शेयर्स इंक्रीज, जिसके कारण शेयर की आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें कम होने लगती है। सप्लाई ऑफ शेयर्स इंक्रीज एंड प्राइसेस ड्रॉप, तथा कीमतें गिरती हैं या कीमतें गिरने लग जाती हैं। एंड प्राइसेस ड्रॉप, कीमतें गिरने लगती है। कम कीमतों पर पुनः शेयर को खरीद लिया जाता है। शेयर्स आर रीपरचेज्ड एट लो प्राइसेस, कम कीमतों पर पुनः शेयर को खरीद लिया जाता है। शेयर्स आर रीपरचेज्ड एट लो प्राइसेस, कम कीमतों पर शेयर को पुनः खरीद लिया जाता है। शेयर्स आर रीपरचेज्ड एट लो प्राइसेस, कम कीमतों पर शेयर को पुनः खरीद लिया जाता है तथा ब्रोकर को लौटा दिया जाता है। एंड रिटर्न बैक टू ब्रोकर, तथा ब्रोकर को लौटा दिया जाता है। एंड रिटर्न बैक टू ब्रोकर। इस प्रक्रिया को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। इस प्रक्रिया को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। चलो फिर आज के लिए देख रहे हैं।